हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक अगेन। बेटा आज हम केमिकल काइनेटिक्स चैप्टर के जेई के पीवाईक्यू लगाने जा रहे हैं और मुझे बहुत खुशी हो रही है कि हम लोगों ने थर्मोडायनामिक्स, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, मोल कंसेप्ट, सॉल्यूशन, रिडॉक्स रिएक्शन जैसे इंपॉर्टेंट और बड़े चैप्टर्स जो कि नीट के पर्सपेक्टिव से बहुत ही हाई वेटेज रखते हैं, इन चैप्टर्स के पीवाईक्यू बहुत अच्छे से कर लिए हैं। और आपके कमेंट सेक्शन देख के मुझे ये भरोसा भी हो जाता है आप पे कि आप लोग इसको बहुत अच्छे से अटेम्प्ट कर भी रहे हो। तो बस यही जज्बा दिखाना है भाई, बिल्कुल सबको यही जज्बा दिखाना है। इससे आपको तो खैर कॉन्फिडेंस मिलता ही होगा, मुझे डबल कॉन्फिडेंस मिलता है। और मजा आता है कि भाई जिस बच्चों के, अगर आप किसी बच्चे के, जैसे लास्ट मुझे कमेंट मिला था कि किसी बच्चे के 40 प्लस नंबर आ रहे थे, मतलब आउट ऑफ 45 ही डिड 40 प्लस गुड स्कोर्स। तो मतलब अब मुझे मोटिवेशन है कि मैं और बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन लेके आऊं, है ना। तो ऐसा ही होना चाहिए, आपको सबको अटेम्प्ट करने हैं। तो आज की वीडियो के लिए आप लोग रेडी हैं? केमिकल काइनेटिक्स चैप्टर के बारे में बता दूं बेटा, पिछले 5-6 सालों में सबसे ज्यादा वेटेज फिजिकल केमिस्ट्री का, सबसे इनफैक्ट पूरी केमिस्ट्री का वन ऑफ दी हाईएस्ट वेटेज वाला चैप्टर्स होता है ये। क्यों? क्योंकि चैप्टर छोटा है, मात्र 5 घंटे में ये पूरा चैप्टर कंप्लीट हो जाता है, इसकी थ्योरी। और इसके जो सवाल पूछे जाते हैं, कितने? 3 सवाल इससे पूछे जाते हैं। मिनिमम 3 क्वेश्चन इससे हर साल आते ही आते हैं। सवाल अरीनियस इक्वेशन से लेके ओवर द रेंज, पूरी रेंज है, पूरे चैप्टर से ही सवाल पूछे जाते हैं। और अरीनियस इक्वेशन तो पूछे जाते हैं 100% है भाई, ठीक है। ग्राफ बेस्ड क्वेश्चन इस चैप्टर से पूछे जाते हैं। ग्राफ बेस के हिसाब से भी चैप्टर क्या हमारा बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर बन जाता है। बात समझ में आती है? ठीक है, तो रेडी हो जाइए। आप सबको पता है क्या करना है। आपने अपनी एक नोटबुक लेनी है, क्वेश्चन देखना है, वीडियो को पॉज करना है और सॉल्व करना है, फिर आगे बढ़ना है, फिर दूसरा क्वेश्चन देखना है, वीडियो पॉज करनी है और सॉल्व करना है, और लास्ट में मुझे बताना है कि सर हमारा स्कोर क्या था। इससे क्या होगा? इससे एक बहुत अच्छा कॉम्पिटिटिवनेस आएगा सबके बीच में। आपके जो आपके कंटेम्प्रेरीज हैं, जो आपका कॉम्पिटिशन है, उसके नंबर भी पता चल चुके होंगे। अब देखिए, कॉम्पिटिशन उन्हीं के बीच में होगा जो ऑनेस्ट होंगे, जो सच बोल रहे होंगे। जो डिसऑनेस्ट है इस मोमेंट ऑफ टाइम पे, उसमें क्या ही कॉम्पिटिशन करना, है ना। तो चलिए बेटा स्टार्ट करते हैं अपने पहले ही सवाल से। हमारा पहला सवाल ये है, फॉर द रिएक्शन, आपके पास जो रिएक्शन है 2a plus 3b plus 3(2)C gives 3b, which of the following is correct। आपको शायद रेट के हिसाब से पूछा गया। तो आइए पहले मैं इस रिएक्शन का रेट लिख देता हूं। इस रिएक्शन का अगर मैं बेटा रेट लिखने के लिए जाऊं, अगर मैं इसका रेट लिखने के लिए जाऊं तो मैं क्या बोलूंगा? मैं बोलूंगा देखिए, रेट ऑफ रिएक्शन इज इक्वल्स टू कितना? इट इज हाफ ऑफ माइनस डी ए बाई डी टी, हाफ ऑफ माइनस डी ए बाई डी टी इज इक्वल्स टू कितना? इट विल बी 1/3 ऑफ माइनस dB by dt, 1/3 ऑफ माइनस dB by dt इज इक्वल्स टू हाउ मच? इज इक्वल्स टू, देखिए ये कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 2/3। अगर 3/2 है तो इसका रेसिप्रोकल कितना हो जाएगा? 2/3। तो इट विल बी 2/3 टाइम्स ऑफ माइनस dc by dt, 2/3 टाइम्स ऑफ माइनस dc by dt। सही बात है, बिल्कुल सही बात। तो देखिए मैं किसके टर्म्स में लिखूं? ये चाहते हैं कि हम ए के टर्म्स में लिखें। किसके टर्म्स में? हम ए के टर्म्स में लिखें। तो चलिए ए के टर्म्स में लिखते हैं, माइनस माइनस कट जाएगा, ए के टर्म्स में हो जाएगा, ये हो जाएगा डी ए बाई डी टी विल बी इक्वल्स टू, ये 2 उधर चला गया तो ये हो जाएगा 2/3 इंटू डीबी बाई डी टी, इंटू डीबी बाई डी टी के बराबर। सही बात है, सही बात है। तो अगर यहाँ पे 2 मल्टीप्लाई किया क्या तो ये भी 2 वहां भी चला जाएगा, तो कितना हो जाएगा? दिस विल बी 4/3 डीसी बाई डी टी, 4/3 डीसी बाई डी टी। आप सब बोल सकते हैं सर माइनस कहाँ गया? अरे माइनस सबको कॉमन ले लिया, माइनस से माइनस कट गया, बात खत्म। तो कुछ ऐसा ऑप्शन जहां आपको नजर आए। देखिए थर्ड ऑप्शन को देखेंगे, एग्जैक्टली यही है, डी ए बाई डी टी इज इक्वल्स टू 2/3 डीबी बाई डी टी इज इक्वल्स टू 4/3 डीसी बाई डी टी। तो हेंस ऑप्शन नंबर थर्ड विल बी एब्सोल्युटली करेक्ट आंसर। एक आप बोल सकते हैं कि सर मैंने जो यहाँ पे डी बाई डी टी लिखा है, ये मैंने कंसंट्रेशन के टर्म्स में लिखा है। किसके टर्म्स में? कंसंट्रेशन के टर्म्स में लिखा है। कंसंट्रेशन का मतलब मोल्स अपॉन वॉल्यूम, और वॉल्यूम सबका सेम होता है क्योंकि रिएक्शन में जो वॉल्यूम लिया जाता है वो एक इक्विलिब्रियम वॉल्यूम लिया जाता है। कैसा? वो इक्विलिब्रियम वॉल्यूम लिया जाता है। तो वॉल्यूम सबका सेम है। अगर आप वॉल्यूम से वॉल्यूम काट देंगे तो आपको मोल का ही रेशियो मिलेगा एक्चुअली में। अरे सही बात है, बात समझ में आती है, सिंपल बात, ठीक है, बात समझ में आती है। आइए नेक्स्ट सवाल देखिए। इस चैप्टर से आपके थ्योरेटिकल सवाल भी बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। सवाल पूछते हैं आपसे, इट इज ट्रू दैट, कि ये बात सही है कि अ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन इज ऑलवेज अ सिंगल स्टेप रिएक्शन। नहीं, जरूरी नहीं है, कि जरूरी नहीं है एक फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन हमेशा एक सिंगल स्टेप ही हो। ये बात गलत है। वो एक मल्टी स्टेप रिएक्शन भी हो सकती है। क्या? वो एक मल्टी स्टेप रिएक्शन भी हो सकती है। यानी कि अ सेकंड ऑर्डर रिएक्शन इज ऑलवेज अ मल्टी स्टेप रिएक्शन नहीं हो सकता है। वो एलिमेंट्री हो सकता है कि वो एक एलिमेंट्री रिएक्शन हो। एक एलिमेंट्री रिएक्शन भी सेकंड ऑर्डर हो सकती है। सही बात है। जीरो ऑर्डर रिएक्शन इज अ सिंगल स्टेप रिएक्शन, ये बात तो बिल्कुल गलत है। ये बात इज एब्सोल्युटली रॉन्ग। अ जीरो ऑर्डर रिएक्शन इज अ मल्टी स्टेप रिएक्शन, 100% ट्रू। दिस इज ट्रू ऑल द टाइम। क्यों?
आप किसी भी रिएक्शन को सपोज देखो कैसे, देखो इतना बढ़िया एविडेंस है इसका। मैंने एक हाइपोथेटिकल रिएक्शन लिखी कि सर मेरे पास एक रिएक्शन है, ए गिव्स सम प्रोडक्ट, ए गिव्स सम प्रोडक्ट, मैंने ये लिखा। और आप बोलना चाहते हैं कि सर ये एक जीरो ऑर्डर रिएक्शन, मैंने कहा कि एक जीरो ऑर्डर रिएक्शन है। अगर एक जीरो ऑर्डर रिएक्शन है और ये सिंगल स्टेप अगर है, अगर ये सिंगल स्टेप हुई और एलिमेंट्री हुई तो जीरो कैसे हो सकती है? क्यों? अगर मैं इसका रेट लिखने जाऊंगा तो अगर ये एलिमेंट्री हुई तो इसका रेट कैसे लिखूंगा? k इंटू ए की पावर 1। अगर ये सिंगल स्टेप है, इसका मतलब एलिमेंट्री है, तो इसका रेट तो यही होगा k इंटू ए की पावर 1। अब तो ये फर्स्ट ऑर्डर हो गई, अब तो ये फर्स्ट ऑर्डर हो गई, अब तो ये फर्स्ट ऑर्डर हो गई। तो इसका मतलब जीरो ऑर्डर होने के लिए, अगर इसको जीरो ऑर्डर होना है, इसके अंदर एक कॉम्प्लेक्स मैकेनिज्म होगा ही होगा। ठीक है, फॉर अ रिएक्शन, अगर इस रिएक्शन को फॉर दिस टू बी जीरो ऑर्डर, फॉर दिस टू बी जीरो ऑर्डर, अगर इसको जीरो ऑर्डर बनना है, अगर इस रिएक्शन को जीरो ऑर्डर बनना है, फॉर दिस टू बी जीरो ऑर्डर, इट हैज टू फॉलो अ कॉम्प्लेक्स मैकेनिज्म। उसको एक कॉम्प्लेक्स मैकेनिज्म को फॉलो करना ही होगा। इट हैज टू फॉलो अ कॉम्प्लेक्स मैकेनिज्म। अरे बात समझ में आती है बेटा? बात समझ में आती है? अगर कॉम्प्लेक्स मैकेनिज्म है तो इसका मतलब वो एक मल्टी स्टेप रिएक्शन होगी ही होगी, 100% ये बात समझ में आई? ठीक है, आइए नेक्स्ट सवाल देखते हैं। काफी इंटरेस्टिंग सवाल है। कह रहे हैं कंसिडर द फॉलोइंग रिएक्शन, ए P1 है, बी P2 है, सी P3 है, डी से P4 आपका प्रोडक्ट बन रहा है। द ऑर्डर ऑफ द अबव रिएक्शंस आर ABCD, इन सबके ऑर्डर है। कह रहा है द फॉलोइंग ग्राफ इज ऑब्टेन्ड व्हेन लॉग रेट वर्सेस लॉग कंसंट्रेशन आर प्लॉटेड। लॉग रेट और लॉग कंसंट्रेशन का ग्राफ ये रहा, ये सारे प्लॉट्स आपके सामने हैं। कह रहा है अमंग द फॉलोइंग द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ द ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन। आपको ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन के बारे में बताना है। आपके सामने ये सारे रिएक्शंस हैं। ठीक है, ठीक है, मान लेते हैं कि आपके सामने ये एक रिएक्शन है। देखिए और सब छोड़िए, इन सब रिएक्शंस को मैं एक कॉमन रिएक्शन का नाम देता हूं कि कॉमनली मैं इस रिएक्शन को ऐसे बोल सकता हूं कि मेरा x से y बन रहा है। क्या बन रहा है? मेरा x से y बन रहा है। तो देखिए इसका जो रेट होगा, मैं इसको क्या बोल सकता हूं? मुझे नहीं पता ये किस ऑर्डर की है, तो मैं कह सकता हूं रेट इज इक्वल्स टू k इंटू x की पावर n, वेयर n इज व्हाट? n इज ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन, n ही मेरा ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन होगा। अरे सही बात है, n ही मेरा ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन हो जाएगा। अगर मैं दोनों साइड लॉग ले लूं तो इसका मतलब मेरा क्या हो जाएगा? मेरा आंसर आ जाएगा लॉग ऑफ रेट इज इक्वल्स टू कितना आ जाएगा? दिस विल बी लॉग के प्लस n टाइम्स लॉग x। सही बात है, प्लस n टाइम्स लॉग x, कुछ इस तरीके से रिएक्शन। अब देखिए लॉग रेट और लॉग कंसंट्रेशन का अगर मैं ग्राफ बनाऊं, x ही मेरा कंसंट्रेशन है, तो मेरा इसमें इंटरसेप्ट तो log k के बराबर है, यानी ये सब वैल्यूज log k के बराबर है। और मेरा स्लोप किसके बराबर है? मेरा स्लोप मेरा n के बराबर है। और n ही मेरा क्या था? ऑर्डर था। n ही मेरा ऑर्डर था। स्लोप मेरा किसके बराबर है? n के बराबर है। आप लिख दीजिए कि रिएक्शन किसको फॉलो कर रही है? ये y इज इक्वल्स टू c प्लस mx को फॉलो कर रही है। सही बात है, सही बात है। तो स्लोप ही मेरा n के बराबर है। तो जिसका स्लोप सबसे ज्यादा होगा उसका ऑर्डर सबसे ज्यादा होगा। स्लोप ज्यादा किसका है भाई? आप देखेंगे कि डी की ढलान जो है सबसे ज्यादा है, स्लोप मुझे डी का ही सबसे ज्यादा नजर आ रहा है। डी को देखेंगे, फिर किसका है? फिर है आपका ये डॉट लाइन किसकी है? ये बी की है। फिर किसका है? फिर ये ए का लग रहा है, ए का। और फिर लास्ट में किसका? ये सी का है। यानी कि डी बी ए सी इज द करेक्ट ऑर्डर जो दे रखा है। डी बी ए सी कौन सा है? ऑप्शन नंबर फर्स्ट ही करेक्ट नजर आ रहा है। डी बी ए सी विल बी एब्सोल्युटली करेक्ट आंसर। अरे बात समझ में आती है? सिंपल है। ठीक है, आइए नेक्स्ट। अगर ये बात आपको समझ में आई, अगला क्वेश्चन करते हैं कि रेट लॉ फॉर द रिएक्शन बिटवीन ए एंड बी इज गिवन बाय। ये क्वेश्चन मैंने अपने ऑफलाइन टेस्ट में कम से कम 2 बार दिया है, दो अलग अलग बैचेस को, इनफैक्ट तीनों बैचेस में दिया है, अलग अलग टाइम पे ये क्वेश्चन दिया गया है। काफी अच्छा क्वेश्चन है। इफ द कंसंट्रेशन ऑफ ए इज डबल्ड एंड कंसंट्रेशन ऑफ बी इज हाफ्ड एंड देयर इनिशियल वैल्यू from their initial value, the ratio of new rate of reaction to the initial rate of reaction is that is R2 by R1 की वो वैल्यू पूछ रहा है। देखिए अगर मैं R1 की वैल्यू आपके सामने लिखूं, R1 की वैल्यू क्या है? सीधा सीधा लिख रखा है कि ये K इंटू ए की पावर n और ये B की पावर m है। सही बात है। ये बोल रहा है कि R2 किसके बराबर है? इसने कहा कि आपने A के साथ क्या किया है? द कंसंट्रेशन ऑफ ए इज डबल एंड कंसंट्रेशन ऑफ बी इज हाफ, यानी कि आपने ए को डबल किया है, ये 2 की पावर ए को आपने n कर दिया और b बाय 2 को आपने क्या कर दिया? m कर दिया। तो कह रहा है कि R2 बाय R1 कितना होगा? आइए यहां पे करते हैं। मैं बोलूंगा देखिए जो मेरा R2 बाय R1 है, मैं कहूंगा जो मेरा R2 बाय R1 है ये किसके बराबर हो जाएगा? R2 की वैल्यू हो जाएगी k इंटू 2 की पावर n इंटू ए की पावर n इंटू बी की पावर m इंटू 1 बाय 2 की पावर m।
सही बात है। और R1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, हो जाएगी K इंटू A की पावर N और B की पावर M के बराबर। अब आप अच्छे से देखेंगे ये सब टर्म्स कटने वाले हैं, दीज टर्म्स विल बी कट, ये हो जाएगा कट, यानी कि जो R2 बाय R1 आ जाएगा ये आ जाएगा 2 की पावर N अपॉन 2 की पावर M। आप इसे क्या लिखेंगे, आप इसे लिखेंगे 2 की पावर N माइनस M। कितना आ जाएगा, 2 की पावर N माइनस M। कौन सा ऑप्शन है भाई, कौन सा ऑप्शन है 2 की पावर N माइनस M, पहला ही ऑप्शन, ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज एब्सोल्युटली करेक्ट, 2 की पावर N माइनस M विल बी द करेक्ट आंसर। अरे बात समझ में आती, ठीक है, बात समझ में आई। तो आइए बेटा अगला सवाल करते हैं। काफी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है कि A गैस गिव्स B गैस प्लस C गैस इज अ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। ये एक फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है। द रिएक्शन वाज स्टार्टेड विद रिएक्टेंट A ओनली। क्या है, इस रिएक्टेंट A से आपने स्टार्ट की। विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशन इज करेक्ट फॉर द रेट कांस्टेंट K। रेट कांस्टेंट K के लिए करेक्ट एक्सप्रेशन आपको बनाना है। देखिए आप इसको कैसे करते हैं, आप बोलते हैं कि सर देखिए मेरे पास रिएक्शन कुछ ऐसी है, आपके पास रिएक्शन कुछ ऐसी है, सारे के सारी गैसेज हैं, तो मैं गैसेज को लिख नहीं रहा हूं, मतलब ऐसे मान के चल रहे हैं कि लिखा ही है कि सब के सब गैसेज है। स्टार्टिंग में ये जो कंसंट्रेशन थी मैं बोलूंगा एट टी इक्वल्स टू जीरो। कितनी कंसंट्रेशन है, ये एक पी नॉट कंसंट्रेशन है, ये कितनी है, जीरो है, ये जीरो है। जब एक इक्विलिब्रियम टाइम आया होगा, सपोज एट टी इक्वल्स टू सम टाइम्स टी, ये पी नॉट माइनस पी हो गया होगा, ये पी हो चुका होगा और ये पी हो चुका होगा। बात समझ में आती है। ये कह रहा है कि किसी इन्फिनिटी टाइम पे वो बोल रहा है कि रिएक्शन पूरी हो चुकी है, तो एट टाइम टी, ये तो पीटी था, ये हो गया चुका होगा जीरो, और ये कितना हो चुका होगा, ये हो चुका होगा पी नॉट के बराबर। कितना, विल बी इक्वल्स टू पी नॉट एंड दिस विल आल्सो बी इक्वल्स टू पी नॉट ओनली। सही बात है। तो देखिए अब उसने कह रहा है कि अगर आप इस टी टाइम पे इन सब प्रेशर्स को ऐड करेंगे तो किसके बराबर आ जाएगा, ये आता है पीटी के बराबर, और इसने कहा ये जो आएगा ये आपका पी इंफिनिटी के बराबर आ जाएगा। वो कह रहा है क्वेश्चन में कि सिस्टम का प्रेशर एट टी टाइम कितना है, ये पीटी के बराबर है, और इनफाइनाइट टाइम पे कितना है, ये पी इंफिनिटी के बराबर है। बात समझ में आती है, ठीक है। तो बोला कि कौन सा एक्सप्रेशन मैच कर सकता है। देखिए पहले एक जनरल एक्सप्रेशन इसके लिए ले लेते हैं। क्या होता है जनरल एक्सप्रेशन, आइए मैं आपको बताता हूं। जनरल एक्सप्रेशन का मतलब है कि देखिए k की वैल्यू किसके बराबर होती है, k इज इक्वल्स टू 2.30, अच्छा 1/t के टर्म्स में है, 1/t इज इक्वल्स टू 1/t ln। ये होता है आपका इनिशियल कंसंट्रेशन, कि A का इनिशियल कंसंट्रेशन कितना था और इसका फाइनल कंसंट्रेशन कितना था, फाइनल कितना था इसका P नॉट माइनस P के बराबर इसका फाइनल कंसंट्रेशन था। अब मेरा सिर्फ एक और एक ऑब्जेक्टिव कि P नॉट और P को मैं PT के टर्म्स में कन्वर्ट करूं। तो पहला ऑब्जेक्टिव ये कि मैं इसको पहले PT के टर्म्स में कन्वर्ट करता हूं, फिर P इंफिनिटी के टर्म्स में कन्वर्ट कर लिया जाएगा। तो P नॉट माइनस P को मैं देखता हूं। देखिए जो मेरा P नॉट माइनस P जो मेरे पास वैल्यू है, देखिए मेरे पास क्या है, मेरे पास P नॉट माइनस P प्लस P किसके बराबर है, ये मेरा PT के बराबर है। सही बात है। तो इसका मतलब मेरा जो P नॉट माइनस P है, मुझे P नॉट माइनस P की वैल्यू चाहिए इन टर्म्स ऑफ PT। तो ठीक है, तो देखिए ये हो जाएगा P से P नॉट प्लस P इज इक्वल्स टू PT, और P की वैल्यू कितनी आ जाएगी, ये आ जाएगी PT माइनस P नॉट। कितना आ जाएगा, ये PT माइनस P नॉट के बराबर ये आ जाएगा P की वैल्यू। तो देखिए पहले मैं इसको कैसे कन्वर्ट करूंगा, मैं लिखूंगा K इज इक्वल्स टू 1/t ln P नॉट की जगह P नॉट, P नॉट की जगह P नॉट, और P की जगह क्या लिख दूंगा, PT माइनस P नॉट। तो ये कितना आ जाएगा, ये एक्चुअली में आ जाएगा 2P नॉट माइनस PT। कितना आ जाएगा, 2P नॉट माइनस PT के बराबर। अरे बात समझ में आती है, 2P नॉट माइनस PT। अब पूरे एक्सप्रेशन में आपको P नॉट कहीं नजर नहीं आएगा, लेकिन मेरे पास अब एक और एक्सप्रेशन आएगा। कौन सा एक्सप्रेशन है, देखिए मेरे पास ये एक्सप्रेशन भी आएगा, ये एक्सप्रेशन भी है। एक्चुअली मेरा जो P नॉट प्लस P नॉट जो है ये मेरा P इंफिनिटी के बराबर है, यानी कि 2P नॉट इज इक्वल्स टू P इंफिनिटी के बराबर मेरे पास हो जाएगा, और P नॉट की वैल्यू P इंफिनिटी बाय 2 के बराबर आ जाएगी। तो मैं P नॉट कैसे चेंज करूंगा, देखिए इस वैल्यू को मैं ऐसे लिख सकता हूं इसको, K इज इक्वल्स टू 1/t ln P नॉट की जगह बेटा क्या लिखूंगा, P नॉट की जगह मैं लिखूंगा P इंफिनिटी बाय 2, P इंफिनिटी बाय 2, 2P नॉट की जगह लिखूंगा क्या, P इंफिनिटी, यह आ जाएगा P इंफिनिटी माइनस PT, P इंफिनिटी माइनस PT, और कुछ ऐसा एक्सप्रेशन मेरे पास आ जाएगा। दिस विल बी द फाइनल एक्सप्रेशन। ये हो जाएगा मेरे पास एक फाइनल एक्सप्रेशन। अरे बात समझ में आती है भाई, दैट इज K इज इक्वल्स टू 1/t ln P इंफिनिटी अपॉन 2 ऑफ P इंफिनिटी माइनस PT। बात समझ में आई। ऐसा कौन सा एक्सप्रेशन है भाई, ऐसा कौन सा एक्सप्रेशन है, ये देखिए थर्ड एक्सप्रेशन को देखिए एक बार। थर्ड एक्सप्रेशन इज मैचिंग, थर्ड एक्सप्रेशन ही है जो मेरा एग्जैक्टली मैच कर रहा है मेरे इस वाले एक्सप्रेशन के साथ। बात समझ में आई, ठीक आई होगी, आई होप आई होगी। ये कॉन्सेप्ट आपको आना चाहिए प्रेशर का, प्रेशर इन टर्म्स ऑफ आपको रेट कांस्टेंट इन टर्म्स ऑफ प्रेशर फॉर अ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन आपको आना चाहिए, ठीक है। आइए नेक्स्ट,
सवाल कहता है फॉर द नॉन स्टाइकोमेट्रिक रिएक्शन, आपके पास एक नॉन स्टाइकोमेट्रिक रिएक्शन है, द फॉलोइंग काइनेटिक डेटा वर ऑब्टेन्ड इन 3 सेपरेट एक्सपेरिमेंट्स। आपके पास ये डेटा आया है। देखिए इन रिएक्शंस को वैसे आप इक्वेशन के थ्रू भी कर सकते हैं, बट मैं कहूंगा कि बिना इक्वेशन के जाइए, फटाफट से अगर आपको सॉल्व करना है तो लॉजिक से ही सॉल्व कीजिए, ठीक है। तो मान के चलिए कि जो आपकी आर की वैल्यू किसके ऊपर डिपेंड करती है, ये के इंटू ये ए की पावर एक्स और बी की पावर वाई के ऊपर डिपेंड करती है। बस आपको एक्स और वाई की वैल्यू फाइंड करनी है। आप इस तरीके से फाइंड कर सकते हैं, वैसे भी कर सकते हो। देखो आपके पास इनिशियल कंसंट्रेशन ए को जब आपने कांस्टेंट रखा, क्या जब आपने ए के इनिशियल कांस्टेंट को, आई होप आपको सबको ये तरीका आता होगा कि ए को जब मैंने क्या रखा, कांस्टेंट रखा, और मैंने बी को डबल किया, और मैंने बी को डबल किया, तो मेरा ये भी कांस्टेंट रहा, यानी कि बी पे तो रिएक्शन डिपेंड नहीं कर रही है, यानी कि रेट इज इंडिपेंडेंट ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ बी, यानी कि बी की कंसंट्रेशन में डिपेंड कर ही नहीं रही है। आपने बी को डबल किया और ये कुछ चेंज इसमें आया ही नहीं, सही बात है। फिर आप क्या करेंगे, फिर आप बोलेंगे कि देखिए सर, फिर आप बोलेंगे कि अब मैं इसको कांस्टेंट रख रहा हूं, यानी कि अब मैंने इस वैल्यू और इस वैल्यू को कांस्टेंट रखा, और मैंने चेंज किसमें किया, मैंने चेंज किया इसमें, मैंने इसको डबल किया। अगर आपने इसको डबल किया तो ये भी क्या हो चुका है, ये डबल हो चुका है, यानी ये ए पे कैसे डिपेंड कर रहा है, ए की पावर 1 पे डिपेंड कर रहा है। तो इस टाइप का एक्सप्रेशन आपका आना चाहिए, रेट इज इक्वल्स टू, यानी कि रेट इज इक्वल्स टू, यानी कि डीसी बाई डी इज इक्वल्स टू ओनली के इंटू ए की पावर 1। कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर 4 विल बी एब्सोल्युटली करेक्ट आंसर। और बेटा बात समझ में आती है, सिंपल है, ठीक आ गया होगा, सिंपल था ये सवाल। आइए इसी तरीके से ये भी करेंगे, आप करेंगे फॉर द रिएक्शन द वैल्यूज ऑफ इनिशियल रेट एंड डिफरेंट रेट रिएक्टेंट कंसंट्रेशन आर गिवन बिलो, द रेट लॉ फॉर द रिएक्शन इज, फिर से वही करेंगे। मैं बोलूंगा देखिए जो मेरा रेट है ये k इंटू ए की पावर x है, a की पावर x है, और ये b की पावर y है, क्या है, b की पावर y है, सही बात। अब देखिए कैसे डिपेंड करेगा, कैसे डिपेंड करेगा, मैंने सबसे पहले क्या किया, मैंने b को कांस्टेंट रखा, मैंने b को कांस्टेंट रखा। अगर b को कांस्टेंट रखा है और मैंने a को डबल किया, a को डबल किया, तो रेट भी मेरा क्या हो चुका है, रेट देखो मेरा डबल हो चुका है, क्या हो चुका है, रेट इज गेटिंग डबल्ड, रेट मेरा डबल हो चुका है। तो यानी कि अगर वो डबल हुआ है तो a की पावर पे तो 1 डिपेंड कर रहा है। फिर क्या करूं, अगर a की पावर पे 1 डिपेंड कर रहा है, फिर मैंने क्या किया, देखिए ध्यान से देखिएगा कि मैंने इसको अब 4 टाइम्स किया, तो रेट मेरा 4 टाइम्स होना चाहिए, और इसको मैंने डबल किया तो फिर डबल होना चाहिए था। अब देखिए अब इसको मैं कैसे बनाता हूं, अब मैं इसको, मुझे इक्वेशन अब इस टाइम पे बनानी पड़ेगी। अभी भी ये रेज टू द पावर y है, मैंने ये अभी नहीं निकाला है, यानी कि मेरे पास रेट कुछ इस तरीके से आ रहा है, k इंटू ए की पावर a इंटू बी की पावर क्या y, सही बात है। दो रेट को कंपेयर कर दूं, कौन कौन से, मैं इन दोनों रेट को कंपेयर कर, इन दोनों इक्वेशंस को कंपेयर कर देता हूं, इन दोनों इक्वेशंस को मैं क्या कर देता हूं, एक काम करूं, इन दोनों को करूं, हाँ चलो इन दोनों को कंपेयर कर देता हूं। कैसे, मैं बोलूंगा देखिए इसमें रेट कितना है, रेट है इसमें 9 इंटू 10 टू द पावर -2 इज इक्वल्स टू के, और इसमें ए की कंसंट्रेशन कितनी है, यह है 10 की कंसंट्रेशन, और बी की कंसंट्रेशन कितनी है, यह है 0.05, यह है 0.05 रेज टू द पावर वाई, सही बात। फिर ये देखिए मैंने यहां पे देखा ये कितना कंसंट्रेशन है, ये है आपका 72 इंटू 10 टू द पावर -2 इज इक्वल्स टू के, इंटू ए का कंसंट्रेशन कितना है, ये है ये 0.1, हाँ मतलब कट ही जाएगा, उसमें कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, एंड इट इज 0.72, नहीं इट इज 0.1, इट इज 0.1 रेज टू द पावर वाई। इन दोनों को मैं डिवाइड करूंगा, मुझे यहां से वाई की वैल्यू मिल जाएगी, कितनी मिल रही है, आइए देखिए, ये कटा ये कटा ये कटा ये कटा, ये आया 1/2, 1/2 यानी कि ये हो जाए 18/72, 18/72 होता है 1/4, यानी कि मेरे पास एक्सप्रेशन कुछ ऐसा आ रहा है, 1/4 इज इक्वल्स टू, ये वैल्यू कितनी आ रही है, ये आपका देखो 2 टाइम्स कट रहा है, इज इक्वल्स टू 1/2 रेज टू द पावर वाई, सही बात है। अब मैं इसको कैसे लिख सकता हूं, मैं ऐसे लिख सकता हूं हाफ रेज टू द पावर 2 इज इक्वल्स टू हाफ रेज टू द पावर वाई, यानी कि y की वैल्यू कितनी हो चुकी है, y की वैल्यू हो चुकी है मेरी 2 के बराबर, यानी कि ये 1 है मेरे पास, और ये y की वैल्यू किसके बराबर है, 2 के बराबर है। तो एक्सप्रेशन कौन सा हो जाएगा, थर्ड वाला एक्सप्रेशन देखिए, रेट इज इक्वल्स टू k इंटू a इंटू b की पावर 2, तो थर्ड ऑप्शन विल बी एब्सोल्युटली करेक्ट आंसर। अरे बात समझ में आती है भाई सबको, यस 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 एवरीबॉडी। आइए बहुत ही शानदार, आइए नेक्स्ट सवाल कह रहे फॉर अ केमिकल रिएक्शन A प्लस बी गेस प्रोडक्ट्स द ऑर्डर इज 1 विद रिस्पेक्ट टू A एंड B, A और B के रिस्पेक्ट में ऑर्डर 1, यानी कि आपका जो एक्सप्रेशन है रेट का ये कुछ ऐसा है, K इंटू A की पावर 1 और B की पावर भी 1, सही बात है। तो फिर बस कंपेयर करना है और कुछ नहीं करना है,
ठीक है, रेट ये सब है, मैंने इसको कांस्टेंट रखा और इसको कांस्टेंट रखा, तो इसको मैंने 4 टाइम्स करूंगा तभी तो ये 4 टाइम्स होगा, तो यानी ये तो 80 आना चाहिए भाई, ये तो कुछ था ही नहीं। फिर मैंने इसको डबल किया तो ये डबल हुआ यानी कि 20 हो गया, लेकिन ये 4 टाइम्स हो रहा है तो यहाँ पे 2 आना चाहिए। ठीक है, आपकी इच्छा है बेटा, चाहे आप हवा में कीजिए, आपकी इच्छा है, लेकिन मैं आपको एक बार तरीका बता देता हूं कि मेरे 80 कैसे आया है। आइए तरीके से ही करते हैं, ज्यादा बेटर है। मैं पहले इन दोनों को कंपेयर कर दूं, कैसे? मैं R1 को लिखूं, R1 मेरा कितना है, ये मेरा 0.1 है, ये हो जाएगा K इंटू 20 रेज टू द पावर 1 इंटू 0.5 रेज टू द पावर 1, सही बात है। तो R2 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, ये आ जाएगी आपकी 0.4 इज इक्वल्स टू K, इसकी जगह X लिखा गया है और ये 0.5 ही है। आप सब कुछ काटेंगे तो 1/4, तो आप देखेंगे यहाँ पे x की वैल्यू कितनी आ रही है, ये आ रही है 4 टाइम्स 20, दैट इज ये तो आ गया आपका 80 के बराबर, ये आ गया आपका किसका, 80 के बराबर। तो ये तो हो गया बेटा मेरे पास 80। अब फिर किसको कंपेयर करें, फिर फर्स्ट और थर्ड को कंपेयर कर लो, या फिर फर्स्ट और थर्ड को ही कंपेयर कर लो फिर से, क्योंकि R1 तो है ही मेरे पास लिखा हुआ। अब आप यहां से R3 लिख लो, R3 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, R3 की वैल्यू हो जाएगी 0.8 इज इक्वल्स टू K इंटू ये हो जाएगा आपका 40 इंटू y के बराबर। फिर आप क्या करोगे, R1/R3 करिए, R1/R3 कितना आ जाएगा, R1/R3 ये आ जाएगा आपका 1/8, K से K कैंसिल, ये आ जाएगा आपका 20/40 दैट इज 1/2 इंटू 0.5 इंटू y दैट इज 1/2y के बराबर, कुछ ऐसा आंसर ये आ जाएगा। और y की वैल्यू यहाँ से कितनी आ जाएगी, y की वैल्यू तो मेरी यहाँ से 2 के बराबर आ जाएगी। कितनी आ रही है, देखिए ये 4 से 4 कैंसिल, 4 से 8 कैंसिल, तो y की वैल्यू आ जाएगी 2 के बराबर, यानी कि ये वैल्यू आ रही है 2 के बराबर। ठीक है, इज इक्वल्स टू 2 इज इक्वल्स टू 2। तो कौन सा आंसर है, 80 एंड 2, 80 एंड 2, ऑप्शन नंबर 4 विल बी एब्सोल्युटली करेक्ट आंसर, 80 एंड 2 विल बी करेक्ट। अरे समझ में आती बात, सिंपल है, यस सिंपल है, बिल्कुल सिंपल है। आइए नेक्स्ट सवाल कह रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग ग्राफ्स मोस्ट अप्रोप्रिएटली रिप्रेजेंट अ जीरो ऑर्डर रिएक्शन। देखिए एक जीरो ऑर्डर रिएक्शन क्या होती है, जीरो ऑर्डर रिएक्शन A इज इक्वल्स टू A0 माइनस KT, यानी कि कुछ ऐसी रिएक्शन, या फिर आप कह सकते हैं रेट इज इक्वल्स टू K इंटू A की पावर 0, कुछ ऐसी रिएक्शन होती मेरी जीरो ऑर्डर रिएक्शन। यानी कि रेट और टाइम के बीच में इनवर्स रिलेशनशिप ये नहीं होता है। रिएक्टेंट कंसंट्रेशन टाइम के साथ हमेशा घटता है, डिक्रीज होता है, ये भी गलत बात है। रेट और टाइम के बीच में, रेट और टाइम के बीच में, रेट और टाइम के बीच में तो ऐसा ग्राफ नहीं होता है। हाँ लेकिन रिएक्टेंट कंसंट्रेशन और टाइम के बीच में, रिएक्टेंट कंसंट्रेशन और टाइम के बीच में तो एब्सोल्युटली करेक्ट है, यही ग्राफ होता है। रिएक्टेंट कंसंट्रेशन और टाइम के बीच में तो यही ग्राफ होता है, और रेट और टाइम के बीच में तो ये ग्राफ नहीं होता है। रेट तो कांस्टेंट रहता है जीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए, रेट यानी कि माइनस dc/dt इज इक्वल्स टू कितना होता है, ये k इंटू ए की पावर 0, यानी कि ये सिर्फ और सिर्फ किसके ऊपर, a की पावर 0, यानी कि ये तो जाएगा 1, यानी कि माइनस dc/dt किसके ऊपर डिपेंड करता है, k dt। रेट तो मतलब k के मतलब माइनस dc/dt सिर्फ और सिर्फ किसके ऊपर डिपेंड करता है, ये k की वैल्यू के ऊपर डिपेंड करता है। रेट तो आपका यही है और ये k की वैल्यू के ऊपर डिपेंड करेगा, तो ये भी नहीं आएगा, एक ही ऑप्शन करेक्ट है, दैट इज फोर्थ ऑप्शन, तो फोर्थ ऑप्शन विल बी एब्सोल्युटली करेक्ट आंसर। आइए बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है गिवन आर टू स्टेटमेंट्स, आपके पास दो स्टेटमेंट्स हैं, स्टेटमेंट वैलिड इज, स्टेटमेंट 1 इज वैलिड फॉर फर्स्ट ऑर्डर, सेकंड वाला मतलब फॉर दोनों ही फॉर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है, टू स्टेटमेंट्स फॉर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शंस, फॉर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शंस, दोनों ही स्टेटमेंट फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए। आइए देखते हैं क्या स्टेटमेंट है। पहला स्टेटमेंट आपके सामने टी हाफ और इनिशियल कंसंट्रेशन का ग्राफ है, बोल रहा है कि कोई रिलेशनशिप नहीं है, बिल्कुल सही बात है कि फॉर फर्स्ट ऑर्डर, बेटा मैं बोलता हूं फॉर फर्स्ट ऑर्डर जो मेरा टी हाफ होता है ये किसके बराबर होता है, ये होता है 0.693 अपॉन के, 0.693 अपॉन के, यानी कि इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ इनिशियल कंसंट्रेशन। तो ये ग्राफ बिल्कुल सही है, बिल्कुल करेक्ट है। कह रहा है कि log r अपॉन आर नॉट इज इक्वल्स टू, और टाइम के बीच में अगर मैं ग्राफ बनाऊं तो स्लोप इसके बराबर आता है, चेक कर लेते हैं। देखिए फॉर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन में कहता हूं कि आपका a इज इक्वल्स टू ए नॉट ई की पावर माइनस के टी होता है, यानी कि ln, यानी कि इसको ये कहा जाए कि a बाय ए नॉट इज इक्वल्स टू, या फिर ln a बाय ए नॉट इज इक्वल्स टू माइनस के टी के बराबर। और इसका मतलब ये हुआ कि log 2.303 log
ए बाय ए नॉट इज इक्वल्स टू कितना, हाँ, माइनस के टी अपॉन 2.303, कुछ ऐसी इक्वेशन आएगी मेरे पास, सही बात है। तो log a बाई ए नॉट और t का ग्राफ, पहली बात तो स्लोप इसके बराबर नहीं, स्लोप एक नेगेटिव स्लोप होगा। क्या होगा, ये नेगेटिव होना चाहिए, नेगेटिव स्लोप होना चाहिए। ग्राफ कुछ ऐसे आना चाहिए था, ग्राफ कुछ ऐसे आना चाहिए था विद नेगेटिव माइनस के अपॉन 2.303। तो गलत ग्राफ है, गलत ग्राफ है। तो स्टेटमेंट 1 इज करेक्ट एंड स्टेटमेंट 2 इज फॉल्स। स्टेटमेंट 1 इज ट्रू, स्टेटमेंट 2 इज फॉल्स। ऑप्शन नंबर 3 विल बी एब्सोल्युटली करेक्ट आंसर। बात समझ में आती है, सिंपल था, ठीक है। कह रहे कंसिडर अ कॉम्प्लेक्स रिएक्शन टेकिंग प्लेस इन 3 स्टेप विद रेट कांस्टेंट K1, K2, K3 रिस्पेक्टिवली। 2025 का ही सवाल है। कह रहे द ओवरऑल रेट कांस्टेंट K इज गिवन बाय द एक्सप्रेशन। आपके पास K का कुछ ऐसा एक्सप्रेशन है, आपके पास एक कॉम्प्लेक्स रिएक्शन मैकेनिज्म है और K का कुछ ऐसा एक्सप्रेशन है। देखिए इस टाइप का सवाल जनरली जो हायर स्टडीज होती हैं जैसे IIT जैम, नेट गेट, इस टाइप में आता है और आसान सवाल होता है। नीट में अभी तक इस टाइप का सवाल मैंने देखा नहीं है, और पहले आता था, अभी तो खैर नहीं देखा है, बट फिर भी हम लोग करके देखते हैं। आपके पास कभी भी एक्टिवेशन एनर्जी आपको अगर निकालने, द ओवरऑल एक्टिवेशन एनर्जी आपसे पूछी हो, तो याद रखना अगर आपके पास एक्टिवेशन निकालने के लिए आए, अगर आपके पास K1 इंटू K2 है, सपोज अगर E3 की वैल्यू, सपोज K3 की वैल्यू आपके पास ये है, तो ये एडिटिव होता है। E3 क्या होता है, ये एडिटिव होता है, ये EA1 प्लस EA2 के बराबर होता है, ठीक है। और अगर K3 की वैल्यू कुछ ऐसी रहे, K1 अपॉन K2, तो E3 की वैल्यू क्या हो जाती है, ये हो जाती है EA1 माइनस EA2 के बराबर। और अगर ये रूट में रहता है तो ये हाफ हो जाता है। जैसे कि अगर K3 की वैल्यू, एग्जांपल, ये सारे के सारे एग्जांपल करवाए मैंने आपको, अभी मैंने क्वेश्चन पे नहीं आया हूं, अभी मैं क्वेश्चन पे नहीं आया हूं। अगर K3 की वैल्यू सपोज K1 रेज टू द पावर हाफ है, इसका मतलब जो आपकी EA3 की वैल्यू होगी ये हाफ टाइम्स K1 होगी। क्या, ये हाफ टाइम्स EA1 हो जाएगी, हाफ टाइम्स EA1 हो जाएगी। तो आइए सवाल पे आते हैं, सवाल क्या कहता है। अब हम सवाल पे पहुंचते हैं। वो कहते हैं कि आपकी जो K की वैल्यू है ये है आपकी K1 K3, क्या है ये K1 K3 अपॉन K2 रेज्ड टू द पावर हाफ के बराबर। इसका मतलब जो आपकी फाइनल एक्टिवेशन एनर्जी होगी ये क्या हो जाएगी, ये हो जाएगी हाफ ऑफ EA1 प्लस EA3 माइनस EA2 के बराबर। कुछ ऐसी आपकी एक्टिवेशन एनर्जी आनी चाहिए, सही बात है। तो एक्टिवेशन एनर्जी सबको आपको 3 स्टेप की दे रखी है, रिस्पेक्टिवली दे रखी है, यानी कि कितना आ जाएगा, आ जाएगा 60 प्लस 30 माइनस 10 के बराबर। तो इट विल बी इक्वल्स टू हाफ ऑफ, कितना आ जाएगा ये आ जाएगा 80। हाफ ऑफ 80 कितना होता है, ये होता है बेटा आपका 40 के बराबर। कितना होता है, इज इक्वल्स टू 40 ओनली। अरे बात समझ में आती है। तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर फर्स्ट विल बी एब्सोल्युटली करेक्ट आंसर। सही बात है, ठीक है। अगर ये बात बेटा आपको समझ में आई, एक सेकंड नहीं, एक सेकंड, वैल्यूज को जरा एक बार ठीक से देखिए, वैल्यूज को ठीक से देखिए। जो आपके पास फर्स्ट वैल्यू है ये है आपके पास कितनी, ये है आपके पास 60 के बराबर है, 60 के बराबर। EA3 कितनी है, ये है 10 के बराबर, ये है प्लस 10 के बराबर, और EA2 जो है वो 30 के बराबर है, माइनस 30 के बराबर है। ध्यान से रखिएगा, ध्यान से बिल्कुल। तो ये जाएगा कितना, हाफ, ये हो जाएगा 60 प्लस 1 70 माइनस 30 40। हाफ ऑफ 40 कितना होता है, ये होता है 20 किलो जूल पर मोल के बराबर। कितना आ जाएगा, 20 किलो जूल पर मोल के बराबर। ध्यान से, बिल्कुल जल्दबाजी में नहीं रहना है। ऑप्शन नंबर 4 विल बी द करेक्ट आंसर, फर्स्ट नहीं 4th आपका करेक्ट आंसर होना चाहिए, ठीक है। ठीक, कॉन्सेप्ट तो यही है, सिंपल कॉन्सेप्ट है। आइए एक सवाल और करते हैं। At 518 degree centigrade, the rate of decomposition of a sample of a gaseous acetaldehyde initially at a pressure of 363 torr, इनिशियल प्रेशर ये था और इसका इनिशियल रेट 1 टॉर पर सेकंड के हिसाब से है। When 5% had reacted, यानी कि जब 5% रिएक्ट हो चुका है तो इसका रेट इतना था, यानी कि इनिशियल प्रेशर तो ये था और जब 5% रिएक्ट हो चुका है तो इतना है, ठीक है। had reacted and 0.5 टॉर पर सेकंड व्हेन 33% आपका रिएक्ट हो चुका है। आपको ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन बताना है, क्या ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन आएगा, ठीक है। देखिए एक सवाल बच्चे अक्सर पूछते हैं कि सर क्या किसी भी रेट इक्वेशन को, कोई भी इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन है उसे a की पावर n के टर्म्स में कहा जाता है, जहां पे a क्या होता है, a आपका कंसंट्रेशन होता है, याद रखिएगा। लेकिन अगर मेरे पास एक गैसियस रिएक्शन है तो आप जानते हैं PV इज इक्वल्स टू nRT के बराबर होता है। इसका मतलब P इज इक्वल्स टू N बाई V RT के बराबर होता है, और इसका मतलब RT के बराबर होता है, यही आपका CRT के बराबर होता है। इसका मतलब प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कंसंट्रेशन। तो किसी भी गैसियस रिएक्शन के लिए आप किसी भी रेट इक्वेशन को कैसे लिख सकते हैं, आप किसी भी रेट इक्वेशन को प्रेशर के टर्म्स में भी लिख सकते हैं। किसके टर्म्स में, आप प्रेशर के टर्म्स में भी लिख सकते हैं। बात समझ में आती है।
ठीक है, अगर इतनी बात समझ में आती है, लग रहा है इसके लिए मुझे कैलकुलेटर की जरूरत पड़ेगी। एनीवे चेक कर लेंगे। आपका सबसे जो रेट नंबर 1 है वो किसके बराबर है? ये है k इंटू किसके बराबर है? ये है आपका 1 टॉर पर सेकंड, यानी कि मैं यूनिट नहीं लिख रहा हूं, सिर्फ 1 टॉर पर सेकंड के बराबर लिख रहा हूं। और ये किसके बराबर आ जाएगा? ये आ जाएगा k इंटू प्रेशर। अब देखिए ये कह रहा है कि 363 टॉर था इनिशियल प्रेशर, और जब 5% रिएक्ट हो चुका है, तो अगर 5% रिएक्ट है तो बचा कितना है? बचा है 95%। कितना बचा है? 95%। तो कितना प्रेशर होगा भाई 95% के लिए? ये हो जाएगा 0.95, और प्रेशर कितना हो जाएगा? ऑफ इनिशियल, दैट इज ऑफ 363 रेज टू द पावर n के बराबर। सही बात है। और जो आपका रेट 2 आएगा ये किसके बराबर है? ये है आपका हाफ के बराबर, लिखा है 0.5, यानी कि दिस इज इक्वल्स टू हाफ, this is equals to k, and when 33% is reacted, if 33% is reacted, बचा कितना है? 67%, तो it will be कितना? 0.67 of 363 raised to the power n के बराबर। इन दोनों वैल्यू को एक बार मैं डिवाइड करके देखूं, यानी कि 2 की वैल्यू मेरे पास किसके बराबर आ जाएगी? k से k कैंसिल हो जाएगा, तो ये कितना आ जाएगा? 0.95 इंटू 363। आइए इसके लिए मैं क्या करूं? इसके लिए मैं कैलकुलेटर यूज कर लेता हूं। देखिए क्या है आपके पास? 0.95, ये वैल्यू है मेरे पास कितनी? 0.95 इंटू 363 के बराबर। दिस वैल्यू कम्स आउट टू बी 344.85। कितना आ रहा है? ये आ रहा है आपका 344.85 के बराबर। और नीचे वाली वैल्यू कितनी है? 0.67 इंटू 363 कितनी है? ये है 0.67 इंटू 363 के बराबर। ये वैल्यू आ रही बेटा आपकी 243 के बराबर, 243.21 के बराबर। सही बात है। और रेज टू द पावर n तो रहेगा ही रहेगा। एक बार इन दोनों को डिवाइड करके देखो कितना आ जाएगा। देखिए आपका आ जाएगा 344.85 डिवाइडेड बाय 243.21 के बराबर। दिस वैल्यू कम्स आउट टू बी 1.41। 2 इज इक्वल्स टू, यह आ जाएगा आपका 1.41 रेज टू द पावर n। अब देखिए कुछ बच्चे होंगे यहाँ पे लॉग की वैल्यू अब लिखना स्टार्ट करेंगे। कुछ बच्चे जो होंगे वो क्या करेंगे? यहाँ पे लॉग लिखना स्टार्ट करेंगे। आपको ये गलती नहीं करनी है। देखिए आप क्या करेंगे? यहाँ पे लॉग लिखना स्टार्ट करेंगे, लेकिन आपको ये मिस्टेक नहीं करनी है। अगर लॉग करोगे क्वेश्चन बहुत बड़ा हो जाएगा। आपको पता होना चाहिए कि रूट टू कितना होता है? 1.41 के बराबर। तो इस वैल्यू को आप कैसे लिख सकते हो? इसको आप लिख सकते हो 2 इज इक्वल्स टू √2 रेज टू द पावर n के बराबर। सही बात है। अब 2 को कैसे लिखोगे? 2 को आप लिखोगे 2 रेज टू द पावर 2 इज इक्वल्स टू कितना? नहीं ऐसे नहीं, ऐसे लिखोगे आप √2 रेज टू द पावर 2 इज इक्वल्स टू √2 रेज टू द पावर n, और n की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 2 के बराबर। कितनी? n की वैल्यू आ जाएगी 2 के बराबर। और आप बोलोगे सर इसका ऑर्डर कितना है? इसका ऑर्डर हो जाएगा 2 के बराबर। सही बात है। आप लॉग लेके भी कर सकते थे, कोई बड़ी बात नहीं है। आप यहां से लॉग लेके भी आंसर निकाल सकते थे। तो इस तरीके से इस सवाल को आपको करना था। हाँ कैलकुलेटिव था, लेकिन आना चाहिए आपको, कॉन्सेप्ट तो इसका आना ही चाहिए। तो आइए बेटा इतना हो गया, तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास, द डिकम्पोजिशन ऑफ एक्स एग्जिबिट्स अ रेट कांस्टेंट कितना आपके पास? 0.05 माइक्रोग्राम पर ईयर। हाउ मेनी ईयर्स आर रिक्वायर्ड फॉर द डिकम्पोजिशन ऑफ 5 माइक्रोग्राम ऑफ एक्स इनटू 2.5 माइक्रोग्राम ऑफ एक्स। एक्चुअली में अगर देखा जाए आपको निकालना क्या है, आपका 5 माइक्रोग्राम 2.5 माइक्रोग्राम में कन्वर्ट हो रहा है। आपको टी हाफ निकालना है। क्या निकालना है? देखा जाए तो आपको सिर्फ और सिर्फ टी हाफ निकालना है। लेकिन टी हाफ निकालने से पहले आपको यह पता होना चाहिए कि ये किस ऑर्डर की रिएक्शन है। हमेशा आपका ऑब्जेक्टिव सेम है कि इस रिएक्शन का ऑर्डर क्या है। क्या? इस रिएक्शन का ऑर्डर कितना है। अगर ये पता चल गया तो क्वेश्चन बहुत आसान हो जाता है। सही बात है। तो देखिए अगर आपको जो रेट कांस्टेंट की वैल्यू दे रखी है, ये वैल्यू कितनी दे रखी है बेटा? ये आपके पास 5 इंटू 10 टू द पावर, देखिए वैसे तो ये 0.05 इंटू 10 टू द पावर -6 ग्राम है, तो मैं इसको क्या लिख रहा हूं? 5 इंटू 10 टू द पावर -4 ग्राम पर ईयर के बराबर, यानी कि इतना ग्राम हर साल डिकम्पोज होता है। देखिए अगर आप इस यूनिट को देखेंगे कि कोई नॉर्मल यूनिट नहीं है, हम यूनिट मोल पर लीटर के हिसाब से पढ़ते थे। अगर आप मोल को देखेंगे तो मोल क्या होता है? नंबर वेट अपॉन गिवन वेट और पर लीटर के हिसाब से। याद है आप लोगों को? ठीक है। तो अगर ये जीरो ऑर्डर, अगर ये मान लेते हैं अगर ये फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन होती, अगर ये फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन होती तो इसकी जो यूनिट होती, द यूनिट ऑफ के कितनी होती? ये पर टाइम के हिसाब से यूनिट होती। कितनी? पर टाइम के हिसाब से यूनिट होती। यहां पे कोई टर्म नहीं आता, यहां पे कोई भी टर्म नहीं आता। लेकिन अगर ये जीरो ऑर्डर रिएक्शन होती, अगर ये रिएक्शन एक जीरो ऑर्डर रिएक्शन होती, तो इसकी जो यूनिट होती है
इसकी जो यूनिट होती है, यूनिट ऑफ के, ये कितनी होती है? ये होती है मोल पर लीटर, यानी कि मैं सीधा सीधा लिख दूं, ये होती है मोल पर लीटर। इसका मतलब कंसंट्रेशन की यूनिट कुछ कंसंट्रेशन की यूनिट और टाइम की यूनिट का इनवर्स, कंसंट्रेशन की कुछ यूनिट और टाइम की यूनिट का कुछ इनवर्स। देखिए यहां पे कंसंट्रेशन को वेट के टर्म्स में ही कहा गया है, क्योंकि जो कंसंट्रेशन है, कंसंट्रेशन क्या होता है? नंबर ऑफ मोल्स अपॉन वॉल्यूम, और ये होता है नंबर ऑफ मोल्स यानी कि गिवन वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट इनटू वॉल्यूम। इस वैल्यू को कांस्टेंट कहा गया है कि मॉलिक्यूलर वेट और वॉल्यूम जो है एक कांस्टेंट टर्म है, इसका मतलब आप इसे वेट और टाइम के इन टर्म्स में लिखना चाहते हैं। तो यानी कि ये एक रफ रिप्रेजेंटेशन है, एक मैं इसको रिप्रेजेंट करके ये कह सकता हूं कि ये एक कैसी रिएक्शन है? ये एक जीरो ऑर्डर की रिएक्शन है। देखिए फर्स्ट ऑर्डर तो ये हो ही नहीं सकती किसी भी केस में, तो ये कैसी रिएक्शन होगी? ये एक जीरो ऑर्डर रिएक्शन ही होनी चाहिए। ये कैसे देख के पता चला? ये मुझे रेट कांस्टेंट की वैल्यू देख के पता चलता है, जो कि कंसंट्रेशन पर टाइम की यूनिट है, तो यहाँ पे वेट और पर टाइम की वो यूनिट है। बात समझ में आती है? तो जीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए, जीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए जो मेरे पास टी हाफ की वैल्यू होती है वो कितनी होती है? ये होती है ए नॉट अपॉन 2k के बराबर। कितनी होती है? ए नॉट अपॉन 2k। ए नॉट यानी कि इनिशियल कंसंट्रेशन कितना आपके पास? ये है बेटा आपके पास 5 माइक्रोग्राम, यानी कि 5 इंटू 10 टू द पावर माइनस 6 ग्राम के बराबर, और ट्वाइस ऑफ के की वैल्यू कितनी है मेरे पास? ये 5 इंटू 10 टू द पावर माइनस 4 ग्राम के बराबर। ठीक है, तो देखेंगे ये आंसर कितना आएगा। ये आंसर मेरा ईयर में आएगा। कह रहा है हाउ मेनी ईयर्स ऑफ द डिकम्पोजिशन, आपको कितना साल लगेगा ए नॉट अपॉन 2k करने में। तो ये कितना हो गया? एक सेकंड, ये मैंने -4 लिखा है, ये -4 नहीं -8 होना चाहिए, ये -8 होना चाहिए, -8 होना चाहिए, 0.05, तो -8, तो -4 नहीं -8 होगा। तो देखिए 5 से 5 कैंसिल हो जाएगा, तो ये कितना आ जाएगा? ये आ जाएगा 100 अपॉन 2 के बराबर, 100 अपॉन 2 के बराबर, दैट इज कितना? आंसर आ जाएगा आपका बेटा 50 ईयर्स। कितना आ जाएगा? इट विल बी 50 ईयर्स, यानी कि 50 साल लग जाएंगे आपको। कितने? 50 साल लग जाएंगे 5 माइक्रोग्राम से 2.5 माइक्रोग्राम तक जाने में। अरे बात समझ में आती है? सिंपल। ठीक है, तो यही आइडेंटिफाई कीजिए हमेशा केमिकल काइनेटिक्स में कि ऑर्डर कौन सा है, और फॉर्मूले तो इसके बहुत आसान है ना। ठीक है, आइए नेक्स्ट करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द गिवन प्लॉट्स रिप्रेजेंट द वेरिएशन ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट आर विद टाइम फॉर टू डिफरेंट रिएक्शंस 1 and 2, द रिस्पेक्टिव ऑर्डर्स ऑफ द रिएक्शंस आर। इन रिएक्शंस के क्या क्या ऑर्डर होंगे? आसान सा क्वेश्चन है। देखिए देखिए स्टार्ट करते हैं हमारे जो सिलेबस में है, क्या जीरो ऑर्डर और फर्स्ट ऑर्डर। देखिए नीट के सिलेबस में 2 ही ऑर्डर हैं, जीरो ऑर्डर और फर्स्ट ऑर्डर। तो एक काम करता हूं, मैं जीरो ऑर्डर के लिए रेट इक्वेशन लिखता हूं। क्या होती है? ये होती है a इज इक्वल्स टू ए नॉट माइनस के टी के बराबर, और फर्स्ट ऑर्डर की जो इक्वेशन होती है ये क्या होती है? ये होती है a इज इक्वल्स टू ए नॉट इंटू ई की पावर माइनस के टी, यानी कि ln a इज इक्वल्स टू ln ए नॉट माइनस के टी के बराबर। सही बात है, ये रही 2 इक्वेशंस। तो देखिए जहां पे कंसंट्रेशन ऑफ टाइम एक डिक्रीजिंग वैल्यू है, तो देखो इससे मैच कर रहा है, ये इससे मैच कर रहा है, यानी कि ये जो है ये आपका जीरो ऑर्डर हुआ, ये आपका जीरो ऑर्डर हुआ। और यहाँ पे ln कंसंट्रेशन और टाइम के बीच में एक डिक्रीजिंग ग्राफ है, ये वाला, तो ये क्या है? ये आपका फर्स्ट ऑर्डर है। तो बेटा इसका करेक्ट ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? ये फर्स्ट एंड जीरो, ऑप्शन नंबर फर्स्ट, दैट इज फर्स्ट एंड जीरो विल बी एब्सोल्युटली करेक्ट आंसर्स। सही बात, ठीक है, आ गई होगी, सिंपल बात है, समझ में तो आ ही गया होगा। तो आइए नेक्स्ट करते हैं। कह रहा है अ फ्लास्क कंटेन्स अ मिक्सचर ऑफ कंपाउंड्स ए एंड बी। 2 कंपाउंड्स आपके पास ए एंड बी, बोथ कंपाउंड्स डिकम्पोजेस बाय फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स। बहुत अच्छी बात, एक बार ये पता लग गया कौन सी काइनेटिक्स है, बहुत आसान काम हो गया। द हाफ लाइफ फॉर ए एंड बी आर, चलो ठीक है मैं इसको लिख देता हूं टी हाफ ऑफ ए। टी हाफ ऑफ ए कितनी है मेरे पास? ये मेरे को लिखने वाली इंफॉर्मेशन आ चुकी है 300 सेकेंड, और टी हाफ ऑफ जो बी है मेरे पास ये कितनी है? ये है मेरे पास 180 सेकेंड। कितना है? ये 180 सेकेंड है। सही बात है। कह रहे रिस्पेक्टिवली इफ द कंसंट्रेशन ऑफ ए एंड बी आर इन इक्वल इनिशियली, मान लेते हैं जो आपका ए नॉट का कंसंट्रेशन है ये आपका 100 है, और बी नॉट का कंसंट्रेशन है इसको भी स्टार्टिंग में 100 ही मान लीजिए। सही बात। फिर कहता है द टाइम रिक्वायर्ड फॉर द कंसंट्रेशन ऑफ ए टू बी 4 टाइम्स ऑफ बी इज, कि कितने टाइम में जो ए का कंसंट्रेशन होगा वो 4 टाइम्स ऑफ बी होने वाला है। तो देखिए इसको आप वैसे भी कर सकते थे, यानी कि एक एलसीएम आपको लेना पड़ेगा, बट ठीक है मैं इतनी बात समझ रहा हूं कि मुझे क्या चाहिए, मुझे ए की वैल्यू मान लीजिए x है, तो b की वैल्यू भी क्या हो जाएगी? b की वैल्यू भी मेरी x के बराबर आनी चाहिए। क्या मतलब a और b का मतलब? देखिए इसका मतलब ये है कि यहां पे आप बोलेंगे कि आपकी जो kt की वैल्यू होती है, या फिर मैं करूं कि जो टाइम की वैल्यू होती है ये क्या होती है? ये होती है 2.303 अपॉन
2.303 अपॉन के लॉग ए नॉट अपॉन ए, कि ये कितना बचा हुआ है। दिस ए इज द रिमेनिंग अमाउंट, क्या है ये आपका रिमेनिंग अमाउंट है, दिस इज द रिमेनिंग अमाउंट, दिस इज योर रिमेनिंग अमाउंट, ये आपका रिमेनिंग अमाउंट है। ये भी क्या है आपका, ये भी आपका रिमेनिंग अमाउंट है, रिमेनिंग अमाउंट है। अच्छा, उसने एक चीज कही है कि जब द concentration of A and B are equal initially, then the time required for the concentration of A to be 4 times of B। तो ये एक्चुअली x नहीं, ये 4x है। अगर A की वैल्यू 4x के बराबर है तो B की वैल्यू कितनी है, B की वैल्यू x के बराबर है। हाँ, ये चीज मेंशन करनी पड़ेगी आपको, ठीक है, ये चीज आपको मेंशन करनी पड़ेगी, ठीक है। तो ये इसके बराबर हो जाएगा। और अगर मैं इसका टाइम पीरियड भी लिखूं, अगर मैं इसका टाइम पीरियड भी लिखूं तो ये किसके बराबर आ जाएगा, ये आ जाएगा, ये के ए कर देते हैं, ये आ जाएगा 2.303 अपॉन के बी लॉग बी नॉट अपॉन बी के बराबर, सही बात है। और दोनों का बोल रहा है कि ये किस टाइम पे होगा, ये जो काम होगा ये किस टाइम पे होगा। अरे भाई एक चीज बताइए, अगर मैं दोनों इक्वेशन की केटी की वैल्यू को इक्वेट कर दूं, अगर मैं दोनों की कुछ वैल्यू तो मुझे इक्वेट करनी पड़ेगी। यहां से मैं क्या इक्वेट कर सकता हूं, किस टाइम पीरियड पे, दोनों सेम टाइम पीरियड में दोनों की ये वैल्यू सेम हो जाएगी। कैसे किया जाए इस सवाल को, ठीक है, मैं एक काम करता हूं, यहां से x की वैल्यू फाइंड आउट कर सकता हूं। क्या कर सकता हूं, यहां से मैं इजीली x की वैल्यू फाइंड आउट कर सकता हूं। इस सवाल को मैं वैसे थ्योरेटिकली भी कर सकता था। एक काम करते हैं, इससे मैं डुप्लीकेट कर देता हूं, मैं आपको इसका आसान तरीका भी बताता हूं, ठीक है, वो नेक्स्ट पेज में बता देंगे। अभी यहाँ पे देखिए, मैं दोनों को इक्वेट करता हूं क्योंकि दोनों टाइम पीरियड में सेम ही लेके चल रहा हूं। तो मैं क्या करूंगा, मैं दोनों को इक्वेट कर दूं। अगर मैं दोनों को इक्वेट करता हूं तो देखिए मेरे पास क्या है, 2.303 से 2.303 कैंसिल हो जाएगा। तो मेरे पास जो आंसर आएगा इट विल बी के बी अपॉन के बी, के बी की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 0.693 से कैंसिल हो जाएगा अपॉन, देखिए ये आ जाएगा मेरा के बी अपॉन के ए, के बी अपॉन के ए इज इक्वल्स टू लॉग बी नॉट बाय बी अपॉन लॉग ए नॉट बाय ए, कुछ ऐसा आंसर आएगा। के बी की जगह लिखूंगा मैं 0.693 अपॉन टी हाफ की वैल्यू अपॉन 180, तो ये आ जाएगा मेरा 300 अपॉन 180, 300, एक बेटर स्पेस में लिखते हैं, ये कितना जाएगा, ये आ जाएगा 300 अपॉन 180 के बराबर लॉग ऑफ बी नॉट में 100 लेके चला था, इट विल बी 100 अपॉन एक्स अपॉन लॉग ऑफ, ये भी मेरा हो जाएगा 100 अपॉन 4x के बराबर, सही बात है। देखिए लॉग ये, इसको मैं लॉग 100 अपॉन एक्स, लॉग 100 अपॉन एक्स अपॉन लॉग 100 अपॉन 4x, इसको क्या लिख सकता हूँ। देखिए आपका log 100 से log 100 एक्चुअली आपका कैंसिल होने वाला है, log 100 से log 100 आपका कैंसिल होने वाला है। जो आपके पास वैल्यू बचेगी वो कुछ ऐसे होगी कि ये 6 से चला गया तो 6 5/3, स्पेस थोड़ा कम पड़ जाता है मुझे, बाकी और कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, स्पेस का ही प्रॉब्लम लगता है कभी कभी। चलिए यहाँ पे कर लेते हैं, देखिए यहाँ पे कर लेते हैं इसे। तो मैंने 6 से काट दिया तो 6 5 जा 6 5/3, 5/3 इज इक्वल्स टू, देखिए मैं इसे क्या लिख रहा हूँ, मैं इसे लिख रहा हूँ log 100 माइनस log x, तो ये हो जाएगा माइनस log 100 और माइनस ऑफ माइनस यानी कि प्लस log 4x, सही बात है। log 100 से log 100 कैंसिल, तो ये आ जाएगा log 4x अपॉन 4 यानी कि log 4 के बराबर ये वैल्यू आ रही है। log 4 के बराबर ये वैल्यू आ रही है यार। तो देखिए बेटा नेक्स्ट कहता है फ्लास्क कंटेन्स अ मिक्सचर ऑफ कंपाउंड A and B, both compounds decomposed by first order kinetics. The half lives for A and B are this much and this much respectively. If the concentration of A and B are equal initially, the time required for the concentration of A to be 4 times of B. देखिए बहुत अच्छी बात है, इस क्वेश्चन में इसे हमें कह दिया है कि दोनों फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स है और उसने कह दिया है कि जो A की वैल्यू है, जो फाइनल कंसेंट्रेशन है A की, इट इज 4 टाइम्स दैट ऑफ B। यही कहा है उसने कि if the concentration of A and B are equal initially, then the time required for the concentration of A to be that of 4 times of B, यानी कि A आपका 4B के बराबर है। देखिए अगर मैं A की वैल्यू लिखूं, A की वैल्यू किसके बराबर हो जाती है, ये हो जाती है A is equals to A naught E की पावर माइनस KT, E की पावर माइनस KT, सही बात। और B की वैल्यू कितनी हो जाती है, ये हो जाता है is equals to B naught into E की पावर माइनस KT के बराबर। अगर मैं इन दोनों को एक बार डिवाइड करके देखूं तो A से B मैं क्या लिख सकता हूं, देखिए इसकी जगह मैं लिख सकता हूं A की जगह A रहने दिया और मैंने A की जगह 4B लिख दिया, तो ये कितना हो जाएगा 4B अपॉन B।
क्या ए नॉट से बी नॉट कट जाएगा, क्योंकि दोनों ने बोला है कि इनिशियल कंसेंट्रेशन क्या है, सेम है, बिल्कुल सही बात है। तो ये कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा ई की पावर, इसको मैं ए लिख दूं, इसको मैं बी लिख दूं, तो ये आ जाएगा ई की पावर टी कॉमन ले लिया मैंने, ऊपर जाके टी कॉमन ले लिया, तो इट विल बी टी कॉमन ले लिया, तो इट विल बी के बी माइनस के ए, के बी माइनस के ए, कुछ ऐसा आएगा मेरा रिजल्ट। तो यानी कि ये भी कट जाएगा, तो आ जाएगा 4 इज इक्वल्स टू, बी से भी कैंसिल, 4 इज इक्वल्स टू ई इंटू टी, ई इंटू ई रेस टू द पावर टी इंटू के बी माइनस के ए के बराबर ये हो जाएगा। सही बात है। एक बार एल एन ले लूँ दोनों साइड, तो ये हो जाएगा ln 4 इज इक्वल्स टू टी इंटू के बी माइनस के ए के बराबर। सही बात है। अब ln 4 को आप क्या लिख सकते हैं, आप इसको अगर लॉग बनाना चाहते हैं तो आप इसे 2.303 इंटू लॉग 4 लिख सकते हैं, 2.303 इंटू लॉग 4 के बराबर लिख सकते हैं। और t की वैल्यू t रहने दीजिए, और kb माइनस के ए, kb की वैल्यू कितनी है, ये है 180 और ये है माइनस 300 के बराबर, माइनस 300 के बराबर। अच्छा नहीं, ये तो हाफ लाइफ से, ये तो हाफ लाइफ से। देखिए केबी की वैल्यू कितनी आ जाएगी, केबी की वैल्यू आ जाएगी 0.693 अपॉन 180, और के की वैल्यू कितनी आ जाएगी, ये आ जाएगी 0.693 अपॉन 300। ठीक बात है। तो देखिए केबी की वैल्यू मैं लिखूंगा 0.693 अपॉन 300 माइनस 0.693 अपॉन 180। सही बात, बिल्कुल सही बात। थोड़ी सी मिस्टेक, ये 180 है और ये 300 है, ये 180 है और ये 300। देखो 0.693 भी एक्चुअली कटने वाला है। कैसे कटने वाला है, कैसे पता मुझे, क्योंकि देखिए 2.303 इंटू लॉग 2 कितना होता है, यही आपका 0.693 के बराबर होता है। ठीक है, याद है आपको, हम करते थे 2.303 इंटू लॉग 2 दैट इज इंटू 0.3 किसके बराबर आता था, 0.69 के बराबर आता था। तो इस वैल्यू को मैं क्या लिख सकता हूं, इसको मैं लिख सकता हूं 2 इंटू 0.3 इंटू 2.3। अब ये वैल्यू 0.69 के बराबर होती है, इज इक्वल्स टू टी इंटू 0.693 मैंने कॉमन लिया, ये हो जाएगा 180 माइनस 1 अपॉन 300 के बराबर। और अब आप यहां से बोलेंगे कि सर देखिए 0.693 से 0.693 ये पूरा का पूरा कैंसिल आउट हो चुका है, यानी कि 2 इज इक्वल्स टू टी इंटू 300 माइनस 180 अपॉन 180 इंटू 300 के बराबर ये हो जाएगा। सही बात है। तो देखिए टी की वैल्यू कितनी आ जाएगी, आ जाएगी 2 इंटू, यह आ जाएगा आपका 18 इंटू 3 इंटू 1000 अपॉन 300 माइनस 180 इज 120 के बराबर। तो कुछ ऐसा आंसर आपका आ रहा है। एक बार मैं फटाफट से अगर कैलकुलेट करके देखूं तो ये 6 टाइम्स कट रहा है 20, यानी कि ये पहले एक जीरो तो काट ही देते हैं, और ये कितना कट जाएगा, ये कट जाएगा आपका, मैं सब कुछ ठीक कर दूंगा फिर से, ये 6 2 टाइम्स और ये आ जाएगा 9 के बराबर, 9 इंटू 100, यानी कि ये पूरा काट के मेरा आंसर कितना आ रहा है। मैं देखिए फिर से इसको ऐसे रखने देता हूँ, आप काट के देखिएगा, मैंने काट के देख लिया है, सब कुछ काट के कितना आ रहा है मेरा आंसर, ये आ रहा है 900 सेकेंड के बराबर। कितना, इज इक्वल्स टू 900 सेकेंड्स। कितना आ जाएगा, इज इक्वल्स टू 900 सेकेंड्स के बराबर। अरे बात समझ में आती है, कर लेंगे आप लोग ये वाला सवाल। ठीक है, काफी इंटरेस्टिंग सवाल था। ऐसा सवाल अभी तक पूछा तो नहीं गया है नीट में, इस टाइप का जरूर पूछा गया, पर ऐसा मतलब मुझे नहीं याद है कि ऐसा कुछ पूछा गया। ठीक है, तो आइए बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। Next step, for a first order reaction, the time required for completion of 90% of the reaction is x. Then the half life of the reaction, the value of x is. अरे देखिए ऐसे रिजल्ट मैंने आपको पढ़ा रखा है भाई, ऐसे रिजल्ट आपको याद रखने हैं। आप बोलेंगे T90 कितना होता है, ये बेटा आपका अप्रोक्सीमेटली फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए 3.3 टाइम्स टी हाफ होता है। क्या, T90 आपका अप्रोक्सीमेटली 3.3 टाइम्स टी हाफ के बराबर होता है। तो सीधा मार्क करके आना भाई, एग्जामिनेशन में सॉल्व करना स्टार्ट मत कर देना, डायरेक्ट रिजल्ट है, आपको आना चाहिए। ठीक बात, आपको रिजल्ट पता होने चाहिए कुछ कुछ, जैसे कि आपको पता होना चाहिए कि जो आपका T75 होता है ये 2 टाइम्स ऑफ T50 के बराबर होता है, यानी कि टी हाफ के बराबर होता है। सही बात है। जो आपका T87.5 है ये आपका 3 टाइम्स ऑफ T50 होता है। कुछ और इंपॉर्टेंट रिजल्ट्स आपको पता होने चाहिए कि जैसे आपके पास T99 है, ये कितना होता है, ये आपका 6.6 टाइम्स टी हाफ होता है,
और जो आपका T 99.9 है ये आपका 10 टाइम्स T हाफ होता है। कुछ ये बेसिक रिजल्ट्स आपको आने चाहिए, यू शुड नो दीज बेसिक रिजल्ट्स, ठीक है। चलिए आइए नेक्स्ट करते हैं। At 30 डिग्री सेंटीग्रेड द हाफ लाइफ फॉर द डिकम्पोजिशन ऑफ Ab2 is 200 सेकेंड एंड इज इंडिपेंडेंट ऑफ द इनिशियल कंसंट्रेशन। बस यही लाइन थी जो आपको पकड़नी थी, एंड इज इंडिपेंडेंट, हाफ लाइफ इज इंडिपेंडेंट ऑफ इनिशियल कंसंट्रेशन। तो ये कौन सी रिएक्शन के लिए फीचर है, ये किस रिएक्शन का फीचर है, ये एक फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन का फीचर है। किसका है, ये एक फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन का फीचर है, that its half life is independent of the initial concentration। कह रहे थे टाइम रिक्वायर्ड फॉर 80% ऑफ Ab2 टू डिकम्पोजेस। 80% Ab2 किस टाइम पे डिकम्पोज होगा, आपको और क्या देख रखा है, हाफ लाइफ दे रखी है, यानी कि टी हाफ की वैल्यू कितनी है, देखिए ये है आपकी 200 सेकंड के बराबर, इज इक्वल्स टू 200 सेकंड। देखिए आपको 80% निकालना है, ये आंसर देखिए आप वैसे ही निकाल सकते हैं, आपको कोई दिक्कत वाली कैसे कोई भी दिक्कत नहीं होगी। अगर देखिए आपकी अगर T50, अभी मैंने आपको बताया कि अगर T50 की वैल्यू 200 सेकंड है तो इसका मतलब जो आपका T75 होगा, T75 कितना होगा, ये आपका 400 सेकंड होगा। कितना होगा, 400 सेकंड। आपसे पूछा है कि T80 कितना होना चाहिए, अरे भाई T80 आपका 400 से थोड़ा ही ज्यादा होना चाहिए, तो कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 467 सेकंड के बराबर। ऐसे ही करते हैं फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, इसीलिए बहुत आसान मानी जाती है, एग्जाम में आपको ऐसे ही करना होता है। जिन बच्चों को ट्राई करना है आइए मैं उनके लिए बता देता हूं कि आपको करना कैसे है। अगर आपको जस्ट इन केस लॉजिक जानना, आप A0 की वैल्यू मानिए कि 100 सेकेंड 100 के बराबर है, आप बोलेंगे कि ए मेरा 80% डिकम्पोज हो गया है, तो बचा कितना है, टाइम रिक्वायर्ड फॉर 80% टू डिकम्पोज। अगर 80% डिकम्पोज हो गया है तो ए की वैल्यू कितनी है, ये 100 माइनस 80 है, यानी कि कितनी है, ये 20 के बराबर है ए की वैल्यू। तब आप बोलेंगे टाइम इज इक्वल्स टू 2.303 अपॉन के लॉग ए नॉट अपॉन ए के बराबर, और सारी वैल्यू आप पुट कर देना। के की जगह आप क्या लिखेंगे, 0.693 अपॉन टी हाफ के बराबर। आप ये वैल्यू पुट करिएगा, देखिए आंसर आपका यही आएगा। लेकिन देखिए कितना आसान तरीका है, ये दो अलग अलग मेथड्स मैंने आपको बता दिए हैं, ये मेथड आपको एग्जाम में फॉलो करना है। बात समझ में आती है बेटा, बात समझ में आती है तो आइए अगला सवाल भी करते हैं। कह रहे हैं इंटीग्रेटेड रेट लॉ इक्वेशन फॉर द फर्स्ट ऑर्डर गैस फेज रिएक्शन इज गिवन बिलो बाय। देखिए अगर आपके सामने कोई रिएक्शन नहीं लिखी है गैसेस, वैसे तो इसको गैसेस रिएक्शन लिख के देनी चाहिए, अगर नहीं लिखी है और उसने ये बोला है कि सिर्फ एक फर्स्ट ऑर्डर गैस फेज रिएक्शन है, क्या है, एक फर्स्ट ऑर्डर गैस फेज रिएक्शन है, तो एक्चुअली जो बात हो रही होती है वो किसकी हो रही थी, कुछ इस टाइप के रिएक्शन की बात हो रही होती है। ए गैस गिव्स बी गैस प्लस सी गैस, ठीक है। वैसे तो आपको लिख के देगा वो कि क्या इक्वेशन है, लेकिन अगर सपोज आपको गैस इक्वेशन नहीं दे रखी है उसने, तो आप ऐसे इक्वेशन मान के चलेंगे। नोट दिस पॉइंट वेरी केयरफुली, आपको ये बिल्कुल आना चाहिए। तो आपको देखिए कैसे रिप्रेजेंट करना है, हम बोलेंगे एट टी इक्वल्स टू 0 इनिशियल प्रेशर आपका पी नॉट के बराबर है, ये 0 है, ये 0 है, तो ये कितना हो जाएगा, ये एट सम टाइम टी पे यानी कि इक्विलिब्रियम टाइम पे ये पी नॉट माइनस पी, ये आपका पी और ये भी आपका पी के बराबर, और इन सबको अगर मैं ऐड करूंगा तो ये वैल्यू किसके बराबर, पीटी के बराबर हो जाएगी। तो देखिए फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स है, तो मैं कहूंगा कि जो आपकी के की वैल्यू है ये कितनी आती है, ये आती है 2.303 अपॉन टी लॉग ऑफ इनिशियल प्रेशर अपॉन फाइनल प्रेशर। इनिशियल प्रेशर पी नॉट है और फाइनल प्रेशर कितना है, फाइनल प्रेशर आपका पी नॉट माइनस पी है। तो आपको कुल मिला के बात इतनी सिंपल है कि आपको पी नॉट माइनस पी को क्या करना है, रिप्लेस करना है। तो आइए इसका रिप्लेसमेंट ढूंढते हैं कि पी नॉट माइनस पी किसके बराबर होगा। पहले तो मैं ये कहूंगा, देखिए पीटी की वैल्यू कितनी आ जाएगी, पी से पी कैंसिल, यानी कि ये वैल्यू आ जाएगी पी नॉट प्लस पी के बराबर आ जाएगी, यानी कि पी की वैल्यू कितनी है, ये है पी टी माइनस पी नॉट के बराबर, यानी कि पी की वैल्यू कितनी है, पी टी माइनस पी नॉट। तो देखिए पी नॉट की जगह पी नॉट लिखा, माइनस पी की जगह क्या लिखा, पी टी माइनस पी नॉट, और ये वैल्यू कितनी आ गई, ये वैल्यू आ गई बेटा आपकी 2 पी नॉट माइनस पी टी के बराबर, 2 पी नॉट माइनस पीटी के बराबर। यहाँ पे पी नॉट को क्या कहा गया है, यहाँ पे पी नॉट को पी इनिशियल कहा गया है। तो देखिए एक्सप्रेशन आपका हो जाएगा k इज इक्वल्स टू 2.303 अपॉन टी लॉग पी नॉट की जगह पी इनिशियल, और यहाँ पे पी नॉट माइनस पी की जगह क्या लिख रहा हूँ, 2p इनिशियल माइनस पीटी के बराबर, क्या 2p इनिशियल माइनस पीटी। कौन सा ऑप्शन है, कौन सा ऑप्शन है, फोर्थ ऑप्शन लग रहा है, फोर्थ ऑप्शन के पी आई, हाँ दोनों ऑप्शन सेम है। अच्छा यहाँ पे लॉग नहीं है, यहाँ पे लॉग नहीं है, लॉग होना चाहिए, ध्यान रखिएगा लॉग होना चाहिए आंसर में, आंसर में लॉग होना चाहिए। दोनों ऑप्शन सिमिलर लग रहे हैं, बस यहाँ पे लॉग इज मिसिंग, लॉग इज मिसिंग, लॉग इज मिसिंग, मिसिंग है तो हटा देते हैं, मिसिंग है तो हटा देते हैं। फोर्थ ऑप्शन ही मेरा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा।
अरे बात समझ में आती है, सिंपल है बिल्कुल। ठीक ठीक है, चलिए नेक्स्ट करते हैं। हाँ, ये काफी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, काफी बड़ा क्वेश्चन है। आइए करते हैं एक एक करके। कह रहे हैं फॉर अ गिवन रिएक्शन गिव्स प्रोडक्ट्स टी हाफ इज रिलेटेड टू ए नॉट एज गिवन इन द टेबल। इस तरीके से कुछ रिलेशनशिप है टी हाफ का ए नॉट के साथ, ठीक बात है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू, द ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन इज हाफ। देखिए सबसे पहले मैं क्या करूंगा, सबसे पहले मेरा ऑब्जेक्टिव है रिएक्शन को ऑर्डर निकालना। कैसे निकालता हूं, देखिए टी हाफ का एक फॉर्मूला होता है कि टी हाफ इज इक्वल्स टू इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1 अपॉन ए नॉट की पावर n-1 के बराबर आपका टी हाफ होता है। तो इन दोनों में अगर मैं टी हाफ को कंपेयर करूं तो मैं लिखूंगा, देखिए 200 अपॉन 100 अकॉर्डिंग टू द गिवन इक्वेशन रिलेशनशिप 200 अपॉन 100, और ये मैंने टी हाफ की वैल्यू लिखी है, ए नॉट की वैल्यू 200 के लिए कितनी है 0.1 के बराबर, तो ये आ जाएगा 1 अपॉन 0.1। इसको सीधा ऐसे ही लिखते हैं 0.1, और ऊपर आ जाएगा कितना, एक काम करूं इसे 0.1 ना लिख के 100 लिख देता हूं, क्योंकि दोनों में से मैं पॉइंट को हटा रहा हूं, तो 100 हो जाएगा, ऊपर कितना हो जाएगा 25। सिंपल सी बात है, तो ये हो जाएगा मेरा n-1 के बराबर। ये वैल्यू को मैंने हटाया, यानी कि क्या आ रहा है मेरा आ रहा है 2/1 इज इक्वल्स टू 1/4 रेज्ड टू द पावर n-1। ऐसा कुछ आंसर मेरा आ रहा है। अगर मैं इसको पलट दूं तो मैं क्या लिख सकता हूं, मैं लिख सकता हूं 2 इज इक्वल्स टू, इसको मैं लिख रहा हूं 4 एंड इज इक्वल्स टू 1 माइनस n के बराबर, पलट दिया मैंने, ठीक बात है। अब देखिए मुझे इसको 2 बनाना है, तो मैं क्या लिखूंगा 2 इज इक्वल्स टू 4 को मैं लिख रहा हूं 2 रेज़ टू द पावर 2, तो 2 माइनस 2n के बराबर। इसका मतलब सीधा सीधा कि 2 माइनस 2n की वैल्यू किसके बराबर है, ये 1 के बराबर है। और ओके हाँ ठीक है, ये वैल्यू 1 के बराबर है, तो ये इधर जाए, यानी कि 2n की वैल्यू किसके बराबर आ गई, ये इधर गया और ये इधर आ गया। 2n की वैल्यू 1 के बराबर आ गई, और n की वैल्यू कितनी आ गई, हाफ के बराबर। क्या, n की वैल्यू आ गई हाफ के बराबर। तो हाँ, ये बात बिल्कुल सही है कि द ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन इज हाफ, कि इस रिएक्शन का जो ऑर्डर है ये कितना है, हाफ है। पहला स्टेटमेंट हमने ऐसे निकाला। काफी बड़ा क्वेश्चन है। कह रहा है इफ ए नॉट इज 1 मोलर देन टी हाफ इज 200 अंडर द रूट 10 मिनट के बराबर ये हो जाएगा। इसके लिए मुझे एक पेज और जरूरत पड़ेगी। आइए इसे डुप्लीकेट कर लेते हैं। मैंने क्या निकाल दिया, देखिए ऑलरेडी मुझे अब पता चल चुका है कि इस रिएक्शन का जो ऑर्डर है वो हाफ है। कितना है, इस रिएक्शन का जो ऑर्डर है वो हाफ है। पहला स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट है, यानी कि देखिए टी हाफ की वैल्यू फिर से मैं कहूंगा इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1 अपॉन ए नॉट की पावर n-1। यहां पे मैं सीधा सीधा बोल दूं, देखिए n की वैल्यू किसके बराबर है, n की वैल्यू हाफ के बराबर है, तो यानी कि टी हाफ के इस वाली रिएक्शन के लिए 1 अपॉन ए नॉट की पावर ही हो जाएगा हाफ माइनस 1, यानी कि माइनस हाफ, यानी कि टी हाफ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ए की पावर हाफ, यानी कि रूट ए के बराबर टी हाफ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगा। अब देखिए दो टी हाफ को कंपेयर कर दूं, किसको, एक फर्स्ट वाले को कर दूं और इस वाले को कर दूं। मैं कहूंगा टी हाफ ऑफ 1 अपॉन टी हाफ ऑफ बी, मान लेते हैं बी इज इक्वल्स टू ए की पावर कितनी है, यह है 0.1 की पावर हाफ अपॉन 1 की पावर हाफ। और 1 की पावर हाफ का तो कोई मतलब होता ही नहीं है, और टी की पावर मुझे हाफ निकालनी है, यानी कि टी हाफ मुझे बी का निकालना है। तो बेटा टी हाफ बी का मेरा कितना आ जाएगा, टी हाफ मेरा बी का कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 1 अपॉन 10 के बराबर। तो ये कितना हो जाएगा 200 इंटू रूट 10, कितना आ जाएगा 200 इंटू रूट 10 मिनट के बराबर, 200 इंटू रूट 10। और ये क्या दे रखा है, ये भी बिल्कुल सही दे रखा है, कितना 200 इंटू रूट 10 के बराबर, बिल्कुल सही है, ये भी स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट है। आइए नेक्स्ट स्टेटमेंट देखते हैं। कहते हैं ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन चेंजेस टू 1 इफ द कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट चेंजेस फ्रॉम 0.1 मोलर टू 0.5 मोलर। ये क्या स्टेटमेंट है भाई, कह रहा है द ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन चेंजेस टू 1, रिएक्शन का ऑर्डर 1 हो जाएगा इफ द कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट चेंजेस फ्रॉम 0.1 मोलर टू 0.5 मोलर। ये तो कोई बात नहीं हुई, ये तो कोई बात नहीं हुई कि ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन ऐसे तो चेंज नहीं होता है। रिएक्शन का ऑर्डर तो भाई रिएक्शन के मैकेनिज्म पे डिपेंड करता है, वो कंसंट्रेशन पे डिपेंड थोड़ी करता है। रिएक्शन का ऑर्डर उसकी कंसंट्रेशन में डिपेंड नहीं करता है, वो उसके मैकेनिज्म पे डिपेंड करता है। तो गलत बात है, ये तो कोई स्टेटमेंट ही नहीं हुआ। फिर वो कहता है कि टी हाफ की वैल्यू अगर 800 मिनट है तो ए नॉट की वैल्यू इतनी होनी चाहिए। अगर टी हाफ की वैल्यू 800 है तो ए नॉट की वैल्यू इतनी होनी चाहिए। तो आइए इसके लिए भी आंसर निकालते हैं। बिल्कुल सेम यही वाली इक्वेशन यूज करेंगे, फाइनल ये वाली इक्वेशन यूज करेंगे। मुझे पता चल चुका है कि टी हाफ की वैल्यू इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू अंडर रूट ऑफ ए।
तो आइए दो वैल्यूज को कंपेयर करते हैं फिर से, इसको ही इसी को ले लेते हैं, आसान सी वैल्यू लग रही है, और इसके साथ ये कंपेयर करते हैं। तो मैं फिर से बोलूंगा कि जो आपका टी हाफ ऑफ 1 है अपॉन टी हाफ ऑफ, इसको क्या मान लें, कौन सा ऑप्शन है, ये डी है, इसको डी है, ये किसके बराबर आ जाएगा, ये आ जाएगा 0.1 की पावर हाफ, और इसको क्या मान लें ए नॉट की पावर, यानी कि 1.6 लिखा है, 1.6। एक काम करते हैं, इसे 1.6 से लिख लें, इसमें से कोई सी वैल्यू पुट करूंगा, तो एक काम करता हूं, इसको मैं ए नॉट ही मान लेता हूँ, ए नॉट ही मान लेता हूँ, कुछ फायदा होगा मेरा इससे। क्या फायदा होगा, देखिए टी हाफ की वैल्यू क्योंकि मुझे पता है कितनी है, 200 है, ये है मेरे पास 200, और इसने कहा कि अगर ये 800 होगा तो ये कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा आपका 1/10 इंटू ए नॉट की पावर हाफ के बराबर। सही बात है, तो ये कट गया, ये कट गया, कितना आ गया 1/4, और ये हो जाएगा 1/4 इज इक्वल्स टू, यह आ जाएगा 1/4 इज इक्वल्स टू 1/√10। मुझे लग रहा है ये वैल्यू को मुझे लिखना ही पड़ेगा 1/√10। अच्छा एक काम कर दो ना, दोनों साइड स्क्वायर कर देता हूँ, दोनों साइड स्क्वायर कर देता हूँ, तो ये हो जाएगा 1/4, ये हो जाएगा 1/16, 1/16 इज इक्वल्स टू 1/10 इंटू ए नॉट, और ए नॉट की वैल्यू कितनी आ गई यहाँ से, ए नॉट की वैल्यू यहाँ से आ गई कितनी, ये आ गई 1.6 के बराबर। तो बिल्कुल सही स्टेटमेंट है, ये स्टेटमेंट भी बिल्कुल करेक्ट है, दिस स्टेटमेंट इज ऑल्सो करेक्ट, ये स्टेटमेंट भी बिल्कुल करेक्ट है। स्क्वायर करके आ जाएगा भाई आंसर। क्या किया मैंने लास्ट में, एकदम से आइडिया स्टक हो गया कि इन सब का स्क्वायर कर दें तो भी तो आंसर सेम ही रहेगा, ठीक बात है। तो कितना आ जाएगा, ये बिल्कुल सही स्टेटमेंट है, डी स्टेटमेंट भी मेरी बिल्कुल करेक्ट हो रही है, दैट इज ए, बी एंड डी आर करेक्ट। कौन सा ऑप्शन है, ए, बी एंड डी आर करेक्ट ऑप्शन। बहुत ही बड़ा क्वेश्चन था, लेकिन आना चाहिए, ये क्वेश्चन भी आपको आना चाहिए, 100% आना चाहिए, ठीक है। आइए नेक्स्ट करते हैं। ड्रग एक्स बिकम्स इनइफेक्टिव आफ्टर 50% डिकम्पोजिशन। एक ड्रग एक्स है, वो इनइफेक्टिव हो जाती है अगर उसका 50% डिकम्पोजिशन हो जाता है। कह रहे द ओरिजिनल कंसंट्रेशन ऑफ ड्रग इन अ बॉटल वाज कितना, 60 mg per ml था, which becomes 4 mg per ml in 12 months. The expiry time of the drug on months is, अरे देखिए सबसे पहली बात कि ये कौन से ऑर्डर के रिएक्शन है, पहले ये फाइंड आउट करते हैं। क्या फाइंड करते हैं कि ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन क्या है, ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन क्या है। कुछ लिखा तो नहीं है, पर जो डिकम्पोजिशन के रेट है, कह रहे ओरिजिनल रिएक्शन वाज ड्रग द ओरिजिनल कंसंट्रेशन ऑफ द बॉटल बिकम्स इन, अच्छा लिखा है कि इट फॉलोज फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स। क्या है ऑर्डर इसका, ये फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स है। क्या है ये, फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स है, ठीक है। तो इसमें कहा है कि आपकी इनिशियल कंसंट्रेशन, आपकी ए नॉट की जो कंसंट्रेशन है ये कितनी है, ये है 16 mg पर ml, 16 mg पर ml। इसी तरह ए की वैल्यू कितनी है, ये 4 mg पर ml के बराबर है, ये 4 mg पर ml के बराबर है। अगर मैं इसको ठीक से देखूं, ये हुआ 16 से 8, 8 से 4, ये एक्चुअली T75 है। देखो मैं कैसे लिख रहा हूं, मैं इसको ऐसे लिख रहा हूं, ए की वैल्यू मेरे पास 4 mg पर ml के बराबर है। एक्चुअली में हुआ क्या है, देखिए ये हुआ क्या है कि ए नॉट ये पहले 8 तक गया होगा, और फिर ये 8 से लेके कहाँ आया, ये कहीं ना कहीं पे जब बीच में आया होगा तो ये 8 mg पर ml तक आया होगा, और फिर यहाँ से यहाँ आया होगा। तो ये एक्चुअली आपका T75 है, ये आपका क्या है, ये आपका T75 है। अब मुझे T75 की वैल्यू दे रखी है, T75 की वैल्यू मुझे कितनी रखी है, T75 की वैल्यू मुझे 12 मंथ की दे रखी है, 12 मंथ की दे रखी है। और आपको पता है कि जब इसका 50% डिकम्पोजिशन यानी कि टी हाफ जब आएगा तो ये एक्सपायर हो जाएगा। तो इसका मतलब आपको निकालना क्या था, आपको टी हाफ निकालना था। टी हाफ कितना होता है, ये 2 टाइम्स T70, यानी कि ये हाफ टाइम्स ऑफ क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा हाफ टाइम्स ऑफ T75, दैट इज 6 महीने में, ओनली इन 6 मंथ्स, सिर्फ 6 महीने में ये ड्रग आपकी क्या हो जाएगी, ये ड्रग आपकी इनइफेक्टिव हो जाएगी। इसकी एक्सपायरी डेट कितनी होनी चाहिए, ये होनी चाहिए आपकी 6 महीना। कितना होने चाहिए, 6 महीना, ओनली 6 मंथ्स, ठीक है। और भी तरीके हो सकते हैं ये वाला सवाल करने के, आसान सा सवाल था, कर दिया। नेक्स्ट देखिए, कह रहा इन अ रिएक्शन A plus B gives C, इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ A and B आर रिलेटेड एज, ऐसे रिलेटेड है। कह रहा हाफ लाइफ ऑफ A and B आर दिस एंड दिस रिस्पेक्टिवली इफ दे स्टार्ट टू डिसअपियर एट द सेम टाइम, यानी कि सेम टाइम में वो स्टार्ट डिसअपियर होना स्टार्ट हो चुके हैं। बोथ फॉलोइंग फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स, आफ्टर हाउ मच टाइम विद द कंसंट्रेशन ऑफ बोथ द रिएक्टेंट्स बी सेम। आफ्टर हाउ मच टाइम, वो कह रहा है कि आपकी ए की वैल्यू किसके बराबर है, बी के बराबर है, और इसमें कितना टाइम पीरियड लगेगा। देखिए मैं ए की जगह लिखूं, ए की वैल्यू हो जाएगी ए नॉट इंटू ई की पावर माइनस के टी के बराबर। सही बात है, सही बात है। और कितना टाइम, टाइम पीरियड सेम रख देंगे, और बी की जगह लिख दूं क्या,
बी नॉट इंटू ई की पावर माइनस के बी टी के बराबर, इसको ए लिख देते हैं, ए लिख देते हैं। इस टाइप का क्वेश्चन हम पहले भी कर चुके हैं। देखिए ए नॉट की जगह तो मैं क्या लिख दूं, वहां पे लिखा है ए नॉट की जगह आप 8 बी नॉट लिख दीजिए, तो ये हो जाएगा 8 बी नॉट इंटू ई की पावर माइनस के ए टी, और ये हो जाएगा बी नॉट इंटू ई की पावर माइनस के बी टी के बराबर। ये बी नॉट से बी नॉट कैंसिल, यानी कि अब किसके बराबर आ जाएगा, ये आ जाएगा 8 की वैल्यू आ जाएगी, 8 इज इक्वल्स टू ई की पावर, फिर टी की वैल्यू को कॉमन ले लूंगा, ये आ जाएगा के ए माइनस के बी के बराबर। बिल्कुल सेम, बिल्कुल सिमिलर क्वेश्चन हो गया, ये तो कुछ भी अलग नहीं है इस क्वेश्चन, सेम ही टाइप का क्वेश्चन है। आफ्टर हाउ मच टाइम विल द कंसेंट्रेशन ऑफ बोथ द रिएक्टेंट्स बी सेम। हाँ बिल्कुल सही बात है, ऐसे ही करेंगे। तो फिर क्या करेंगे, फिर से वही बात, ln ले लें, ln, तो ये हो जाएगा ln 8 इज इक्वल्स टू टी इंटू के ए माइनस के बी। बिल्कुल सही बात, एब्सोल्युटली करेक्ट। तो के ए और हाफ लाइफ भी आपको दे रखी है, तो क्या लिखेंगे, इसको लिखेंगे 2.3 इंटू लॉग 4 इंटू 2, लॉग 4 इंटू 2। देखिए फिर से चीजें कटने वाली हैं, और ये हो जाएगा इतना टी इंटू के की वैल्यू आ जाएगी 0.693 भी मैंने कॉमन ले लिया, इंटू 1 अपॉन के के लिए कितना है, यह है 1/10 माइनस 1/40 के बराबर। बिल्कुल सही बात। देखिए क्या क्या कटने वाला है, आइए आपको बताते हैं क्या क्या कटने वाला है। इसको मैं लिख सकता हूं 2.303 इंटू लॉग 2 इंटू लॉग 2, ये तो कट ही जाएगा, तो ये हो जाएगा, ऐसे लिख देते हैं 2.303 इंटू, ये हो जाएगा log 2 का, देखिए ये कितना हो जाएगा, log 8 को मैं लिख सकता हूँ log 2 का क्यूब, कितना हो जाएगा, ये log 2 का क्यूब हो जाएगा, तो 3 तो बाहर आ जाएगा, 2.303 इंटू 0.3 और इंटू 3 इज इक्वल्स टू टी इंटू 0.693 इंटू ये कितना आ जाएगा 40 माइनस 10 इज 30, और अपॉन कितना, अपॉन 40 के बराबर ही ये हो जाएगा। कुछ ऐसा आंसर मेरा आ रहा है। बिल्कुल सही बात। देखिए ये वैल्यू से ये वैल्यू कट गई है, ये वैल्यू से ये वैल्यू कट चुकी है, और टाइम की वैल्यू कितनी आ जाएगी, ये आ जाएगी आपकी 3 इंटू 40 अपॉन 30 के बराबर, तो दैट इज टाइम इज इक्वल्स टू कितना, 4 क्या है, ये सेकेंड है क्या, 4 मिनट, 4 मिनट आ रहा है मेरा आंसर। अरे ये देखिए ये कटा 30 40 4 3 4, ये तो 40 लिखा है, 10 मिनट 40 मिनट। अच्छा ठीक है, एक गलती भी है मुझसे, ये 400 होना चाहिए, नीचे आपका कितना आ जाएगा 10 इंटू 400 के बराबर है ना, तो ठीक है, ये आ जाएगा कितना इंटू 4 0, 40 मिनट, कितना आ जाएगा टी इक्वल्स टू 40 मिनट, टी इज इक्वल्स टू 40 मिनट। ठीक है, ऐसा होता है जब आप बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं तो एक दो चीज मिस होना स्टार्ट हो जाती है, ऐसा आपको एग्जाम में नहीं करना है। इसीलिए मैं एक एडवाइस करता हूं बच्चों को हमेशा कि आपको 3 घंटे तक बिल्कुल कंसंट्रेटेड होकर बैठना है। तो बेटा तैयारी भी फिर 3 घंटे बैठने की कर लीजिए, 3 घंटा लगातार क्वेश्चन सॉल्व करने की आदत डालिए, ऐसे नहीं कि ब्रेक की आदत डालते हैं। और ये आदत कैसे आती है, ये फुल टेस्ट सीरीज से ही आती है। टेस्ट सीरीज देना स्टार्ट कर दीजिए, इट इज अ वेरी हाई टाइम, वरना फिर ऐसी छोटी मोटी गलतियां होती रहेंगी। ठीक है, ठीक है, चलिए बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि रिएक्शन है आपके पास कुछ ऐसी, ये फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स को फॉलो करती है। इट वाज स्टार्टेड विद प्योर ए, आपने प्योर ए के साथ स्टार्ट किया था। विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन इज इनकरेक्ट। वो कह रहा है कि देखिए जब आपके पास 10 मिनट में है तो प्रेशर ऑफ द सिस्टम 160 है, जब इनफाइनाइट टाइम है तो ये 240 इस सिस्टम का प्रेशर है। तो इनिशियल प्रेशर आपका 80 mmHg के बराबर था। ठीक है, इसके लिए पहले हमें कुछ रिएक्शन बनानी पड़ेगी। क्या है आपके पास, देखिए एक बेसिक रिएक्शन है ए, सब कुछ गैसियस है, हाँ सब कुछ गैसियस है। A गिव्स 2B प्लस C, कुछ मैंने ऐसी रिएक्शन बनाई। देखिए स्टार्टिंग में माना कि मैंने ये P0 था, ये 0 था और ये 0 था। एट सम टाइम t इक्वल्स टू 10 मिनट, जब t की वैल्यू 10 मिनट हो गई, ये मेरा P0 माइनस P हो गया, ये मेरा 2P हो गया और ये भी मेरा P के बराबर हो गया। और किसी इंफिनिटी टाइम पे यानी कि t इक्वल्स टू इनफाइनाइट पे ये तो 0 हो गया, ये मेरा 2P0 हो जाएगा और ये मेरा कितना हो जाएगा, ये मेरा P0 के बराबर हो जाएगा। सही बात है। मुझे यहाँ से एक चीज क्या क्या इन्फॉर्मेशन मिल सकती है, देखिए मुझे ये इन्फॉर्मेशन मिली सबसे पहले कि जो आपकी 3P0 की वैल्यू है ये मेरा P इंफिनिटी है, और P इंफिनिटी की वैल्यू कितनी है, टाइम इक्वल्स टू इंफिनिटी पे ये प्रेशर कितना है 240, यानी कि ये 240 किसके बराबर है, ये 3P0 के बराबर है, यानी P0 की वैल्यू कितनी है, ये मेरी 80 के बराबर, यानी कि 80 क्या है ये mmHg, 80 mmHg, यानी कि P0 की वैल्यू कितनी है
80 mmHg। तो कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज इनकरेक्ट, द इनिशियल प्रेशर ऑफ ए इज 80। बिल्कुल सही बात है कि इनिशियल प्रेशर क्या है इसका, 80 ही है, एब्सोल्युटली करेक्ट। फिर कहता है द रिएक्शन एंड नेवर गोज टू कंप्लीशन। हाँ जी, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है, ये कभी भी कंप्लीशन तक नहीं जाती है, बिल्कुल सही बात ये कह रहा है। फिर देखिए कह रहा है रेट कांस्टेंट ऑफ द रिएक्शन इज 1.693 पर मिनट के बराबर आपका रेट कांस्टेंट की वैल्यू आनी चाहिए। अब ये मुझे नहीं पता, ये हमें निकालना पड़ेगा, अभी निकाल लेंगे। कह रहे द पार्शियल प्रेशर ऑफ ए आफ्टर 10 मिनट्स इज 40 mmHg। शायद निकालने की जरूरत ना पड़े, इन दोनों में से एक स्टेटमेंट ढूंढना है। खैर हम सारे स्टेटमेंट देखेंगे। द पार्शियल प्रेशर ऑफ ए, ये है बेटा पार्शियल प्रेशर ऑफ ए, दिस इज पार्शियल प्रेशर ऑफ ए। कितना है पार्शियल प्रेशर ऑफ ए है आपका पी नॉट माइनस पी। पी नॉट की वैल्यू तो मेरे पास है, लेकिन पी की वैल्यू मेरे पास नहीं है, वो 40 mmHg के बराबर है। मैं निकाल सकता हूं, लेकिन कैसे निकाल सकता हूं? देखिए मैं कहूंगा जो मेरे पास पीटी की वैल्यू है, एक्चुअली में जो मेरी पीटी की वैल्यू है ये है मेरे पास पी नॉट माइनस पी प्लस 2p और प्लस p, और pt की वैल्यू मुझे गिवन है कितनी 160, यानी कि 160 की वैल्यू कितनी है, p नॉट भी मुझे गिवन है कितना 80 p नॉट प्लस 2p के बराबर, यानी कि ये जो 80 की वैल्यू है ये 2p के बराबर आ जाएगी। इसका मतलब मेरे जो p की वैल्यू है ये कितनी है, ये 40 है, यानी जो प्रेशर है मेरा ये 40 है। अगर ये 40 है तो बताइए पी ए की वैल्यू कितनी आ जाएगी, पी नॉट माइनस पी। पी नॉट की वैल्यू है 80 और पी की वैल्यू कितनी है 40, यानी कि पार्शियल प्रेशर ऑफ ए एक्चुअली में कितना है, ये 40 mmHg ही है। कितना है, इट इज एक्चुअली इक्वल्स टू 40 mmHg। तो ये स्टेटमेंट भी इनकरेक्ट है। तो इनकरेक्ट स्टेटमेंट ऑब्वियसली थर्ड वाला ही है, पर एक बार अब अपनी शांति के लिए, अपनी मन की शांति के लिए देख लेते हैं कि ये है कितना एक्चुअली में इसका रेट कांस्टेंट। तो देखिए द रेट कांस्टेंट कितना आ जाएगा, रेट कांस्टेंट देखिए k की वैल्यू मुझे निकालनी है। काफी इंटरेस्टिंग सवाल पूछ लिया गया है कि रेट कांस्टेंट इसका क्या होगा। ठीक है, मैं एक चीज से निकाल सकता हूं, मुझे प्रेशर दिया है और ठीक है कैसे निकाल सकता हूं, मैं बोलूंगा देखिए जो मेरी केटी की वैल्यू होगी मुझे एक्सप्रेशन ही निकालना पड़ेगा। ये हो जाएगा केटी इज इक्वल्स टू 2.303 लॉग पी नॉट, इनिशियल प्रेशर पी नॉट अपॉन पी नॉट माइनस पी। अरे यही तो आएगा, यही तो आएगा कि इनिशियल कितना था, फाइनल कितना था। तो के की वैल्यू यहां से कितनी आ जाएगी, मैं किस टाइम पे देखना चाहता हूं, मैं एक काम करता हूं 10 मिनट में देख लेता हूं। 10 मिनट में क्योंकि मेरे पास पी नॉट माइनस पी की वैल्यू है मेरे पास, ठीक है, तो 10 मिनट में देख लेता हूं। तो ये हो जाएगा 2.3 अपॉन 10 मिनट में मैं देख रहा हूं, और आंसर क्या मिनट में है, मिनट में ही है, लॉग पी नॉट। इनिशियल कंसंट्रेशन पी नॉट कितना था, ये था 80 के बराबर, और पी नॉट माइनस पी की वैल्यू कितनी आ रही है, ये है 40 के बराबर। तो यानी कि के की वैल्यू कितनी आ रही है, ये हो जाएगा log 2 यानी कि 0.693 अपॉन 10, तो ये कितना आ रहा है 0.0693 पर मिनट के बराबर। कितना, के की वैल्यू कितनी आ रही है 0.0693, ये 1.693 लिखा है तो ये गलत है, इट इज कितना आ रहा है, ये गलत स्टेटमेंट है, ये कितना आ रहा है, ये आ रहा है 0.0693 पर मिनट के बराबर। हेंस आपका ऑप्शन नंबर थर्ड इनकरेक्ट है, मतलब आपका स्टेटमेंट इनकरेक्ट है, तो आंसर क्या हो जाएगा, थर्ड ऑप्शन विल बी एब्सोल्युटली करेक्ट। काफी शानदार क्वेश्चन था, आप नीट के पर्सपेक्टिव से इसे इंपॉर्टेंट मार्क कर सकते हैं। ठीक बात है, ठीक बात है, बिल्कुल ठीक। आइए नेक्स्ट। A person wound was exposed to some bacteria and then some bacteria growth started to happen at the same place, यानी कि कुछ कट लगा और वहां पे बैक्टीरियल ग्रोथ स्टार्ट हो चुकी है। कह रहा है the wound was later treated with some antibacterial medicine and the rate of a bacterial decay was found to be proportional with the square of existing number of bacteria at any instance। वो बोल रहा है कि देखिए पहले चोट लगी, यानी कि पहले कुछ बिफोर की बात तो जो भी हुई, आफ्टर क्या है वो आपको बता देता हूँ। बिफोर जो भी है वो होता है कि आफ्टर चोट लगने के, यानी कि वो होता है कि रेट जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है जो भी नंबर है उसके स्क्वायर पे। तो यानी कि ये तो सेकंड ऑर्डर काइनेटिक्स है, बाद में तो एक सेकंड ऑर्डर काइनेटिक्स स्टार्ट हो जाएगी। Which of the following graph correctly represents before and after situation? और देखिए उसने बिफोर के बारे में कुछ नहीं कहा है, लेकिन लिखा गया है कि जो बैक्टीरिया की ग्रोथ है वो फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स को फॉलो करती है। बैक्टीरिया की ग्रोथ पहले हो रही थी मेडिसिन लगाने के पहले, तो ये फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स को फॉलो करेगी। तो यहाँ पे जो रेट होगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू n के बराबर होना चाहिए। बिफोर ये फर्स्ट ऑर्डर है, बिफोर ये फर्स्ट ऑर्डर है, और बाद में क्या है, बाद में ये एक सेकेंड ऑर्डर काइनेटिक्स है। ठीक है, तो दोनों के ग्राफ देखिए, आपके ग्राफ किस किस के बीच में, पहले ये देखिए बिफोर जो ग्राफ है वो किसके बीच में है, वो n अपॉन n नॉट के बीच में है, यानी कि फ्रैक्शन के बीच में ग्राफ है। किसके बीच में ग्राफ है, ये एक फ्रैक्शन के बीच में ग्राफ है। तो यानी कि ये वैल्यू किसके बराबर होती है, ये a इज इक्वल टू a नॉट इंटू ई की पावर माइनस के टी, यानी कि a बाई ए नॉट की वैल्यू e की पावर माइनस के टी, यानी कि एक एक्सपोनेंशियल ग्राफ, एक एक्सपोनेंशियल ग्राफ के बराबर ये आना चाहिए। इंक्रीजिंग, क्योंकि जो बैक्टीरियल ग्रोथ है वो क्या कर रही है, एक्चुअली में बैक्टीरियल ग्रोथ टाइम के साथ इंक्रीज कर रही है। क्या, बैक्टीरियल ग्रोथ आपकी इनिशियल टाइम के साथ क्या कर रही है,
वो इंक्रीज करे, ये बात आपको पता होनी चाहिए। ठीक है, ये रेट नहीं है, ये बैक्टीरिया की ग्रोथ है। तो पहले जो n/n0 का जो फ्रैक्शन है इनिशियल से ज्यादा ही होगा, यानी कि समय के साथ एक्सपोनेंशियली बैक्टीरिया की ग्रोथ इंक्रीज करेगी। और इसका मतलब ग्राफ तो इंक्रीजिंग आना चाहिए, एक्सपोनेंशियल, तो सारे ही इंक्रीजिंग है। लेकिन अगर आप ये वाला ग्राफ देखेंगे तो ये क्या है, ये 0 से स्टार्ट हो रहा है। ये कहां से स्टार्ट हो रहा है, ये 0 से स्टार्ट हो रहा है। और फ्रैक्शन कैन नॉट बी 0, क्या फ्रैक्शन कैन नॉट बी 0, फ्रैक्शन स्टार्टिंग में तो सेम फ्रैक्शन होगा ना, स्टार्टिंग में तो 1 होगा, फ्रैक्शन कैन नॉट बी 0, फ्रैक्शन आपका 0 नहीं हो सकता, स्टार्टिंग में तो फ्रैक्शन 1 होगा ही होगा। तो ये हो सकता है, ये हो सकता है, ये हो सकता है, यानी कि ये 3 ग्राफ करेक्ट है बिफोर के। आफ्टर के देखो, आफ्टर के तो भाई रेट आपका क्या हो रहा है, रेट आपका डायरेक्टली प्रोपोर्शनल एन स्क्वायर का है, और आफ्टर रेट और एन स्क्वायर के बीच में, रेट और एन के बीच में ही ग्राफ है। तो स्ट्रेट लाइन तो नहीं हो सकती और डिक्रीजिंग में नहीं हो सकता। ये हो सकता था, वो भी हो सकता था, ये सही है और ये सही है। तो दोनों पॉइंट कहां पे सही है, ऑप्शन नंबर 2 ही है जहां पे दोनों ग्राफ सही आ रहे हैं। बाकी कोई ऑप्शन नहीं है जिसमें दोनों के दोनों सही हो। ठीक है, तो हेंस ऑप्शन नंबर 2 विल बी द करेक्ट आंसर। तो कभी कभी इतना डिफिकल्ट भी नहीं होता है सवाल, बस लेंदी होता है देखने में, डिफिकल्ट इतना वो नहीं होता है। आइए नेक्स्ट कह रहा है, इन अ फर्स्ट ऑर्डर डिकम्पोजिशन रिएक्शन द टाइम टेकन फॉर द डिकम्पोजिशन ऑफ रिएक्टेंट टू 1/4 and 1/8 of its initial concentration are T1 and T2 respectively. The ratio of T1 and T2 will be. फर्स्ट ऑर्डर डिकम्पोजिशन है भाई, क्या है, फर्स्ट ऑर्डर डिकम्पोजिशन है, फर्स्ट ऑर्डर डिकम्पोजिशन है, तो ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन इज फर्स्ट ऑर्डर। तो कह रहा है स्टार्टिंग में ये 1 था, ये 1 से हाफ होगा, हाफ होगा, ये हाफ से 1/4 होगा, और ये 1/4 से 1/8 होगा। सही बात, यही तो पूछ रहा है। फिर वो बोल रहा है कि द टाइम टेकन फॉर द डिकम्पोजिशन ऑफ रिएक्टेंट टू 1/4 and 1/8 मान लीजिए कि इसके लिए कितना टाइम लगता है, ये आपका T50 वैसे मैं ऐसे कहता हूं, लेकिन मैं मान लेता हूं ये 100 लगता है, 100 सेकंड मान लेते हैं कि ये 100 सेकंड लगा है। बट अगर ये 100 सेकंड लगा है तो इनिशियल कंसंट्रेशन के ये भी क्या होता है, इंडिपेंडेंट होता है। तो ये भी 100 सेकंड और ये भी 100 सेकंड। तो T75 ये एक्चुअली कितना है, T75 नहीं, ये T87.5 है। ये कितना है, ये आपका 300 के बराबर है। और जो आपका T75 है ये कितना है, ये आपका 200 के बराबर है। तो क्या पूछ रहा है, टाइम फॉर 1/4 and 1/8 पूछा है, यानी कि उल्टा पूछा है, उल्टा पूछा है, मैंने उल्टा लिख दिया। तो आपको T75 बाई T87.5 का रेशियो बताना होगा, और ये रेशियो आ जाएगा 2/3 के बराबर, विल बी इक्वल्स टू 2/3। कौन सा ऑप्शन, फोर्थ ऑप्शन विल बी द करेक्ट आंसर। आसान सा सवाल था, कोई ज्यादा इसमें कुछ था नहीं। आइए बेटा नेक्स्ट सवाल करते हैं। द रेट ऑफ रिएक्शन डबल्स व्हेन इट्स टेम्परेचर चेंजेस फ्रॉम 300 to 310 केल्विन। एक्टिवेशन एनर्जी ऑफ सच अ रिएक्शन विल बी। वैसे ये डेटा जनरली याद होता है, पर एनीवे हम इसको करेंगे अच्छे से। क्या होगा, देखिए एक्टिवेशन एनर्जी की बात करूं, मैं क्या कहूंगा कि आपका log K2/K1 की वैल्यू, log K2/K1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, ये हो जाएगी EA/2.303 R इंटू 1/T1 माइनस 1/T2 के बराबर। सही बात है, बिल्कुल सही बात। तो log K2/K1 वो कह रहा है कि जो K2 की वैल्यू है ये 2K1 के बराबर है। तो ये तो कितना आ गया, log 2 आ गया, ये log 2, और log 2 की वैल्यू कितनी आती है 0.3, और ये किसके बराबर आ जाएगा 0.3 इंटू EA/2.3 इंटू आर की वैल्यू, क्योंकि आंसर मेरा जूल पर केल्विन पर मोल में है, तो आर की वैल्यू कितनी आ जाएगी 1/8 नहीं, ये आ जाएगी मेरी 25/3। आइए बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। कहते हैं हायर ऑर्डर रिएक्शंस जिनका ऑर्डर कितना 3 से ज्यादा होता है, ऐसे रिएक्शंस के लिए दीज रिएक्शंस आर रेयर ड्यू टू। ऐसी रिएक्शंस रेयर क्यों होती है, क्योंकि देयर इज अ लो प्रोबेबिलिटी ऑफ साइमल्टेनियस कोलिजन ऑफ ऑल द रिएक्टिंग स्पीशीज। हाँ बिल्कुल सही बात है, बिकॉज देयर इज अ वेरी लो प्रोबेबिलिटी कि साइमल्टेनियस कोलिजंस आपका बहुत सारे स्पीशीज के बीच में, इतनी सारी स्पीशीज के बीच में होता रहे। बिल्कुल सही स्टेटमेंट है, एनसीईआरटी की ही लाइन है। अगला पढ़ते हैं, कह रहा है two reactions R1 and R2 have identical pre-exponential factors, that is A की बात कर रहा है, Arrhenius factor की बात कर रहा है। कह रहा है activation energy of R1 exceeds that of R2 by 10 kilojoule per mole if K1 and K2 are the rate constant of the reactions R1 and R2 respectively at 300 Kelvin, then ln K2 by ln K1 is equals to। देखिए क्या है इक्वेशन कुछ ऐसी होगी कि आपकी K1 is equals to A e की पावर माइनस EA1/RT के बराबर होगा। सही बात है। और आपकी जो K2 की वैल्यू होगी ये होगी आपकी A e की पावर माइनस EA2/RT के बराबर। सही बात है। मैं K1/K2 करूंगा तो मेरे पास क्या आएगा, मैं लिखूंगा, देखिए आपका जो K1/K2 होगा A से A कट जाएगा बिकॉज A इज कॉमन इन बोथ ऑफ देम। ये हो जाएगा E की पावर 1/RT को हम कॉमन लेंगे तो ये हो जाएगा EA2 माइनस
1 के बराबर, बिल्कुल सही बात। फिर देखिए इसका ln k1 बाय ln k2 का मुझे रेशियो निकालना है। इनफैक्ट ln k2 बाय k1 का अगर मुझे रेशियो निकालना है तो देखिए मैं इसको पलट के ऐसा भी लिख सकता हूं कि ln k2 बाय k1, अब मैं पलट के लिख रहा हूं, पलट के रख रहा हूं, किसके बराबर आ जाएगा, ये आ जाएगा 1 बाय RT। देखिए अगर मैं k1 बाय k2 लिखता तो EA2 बाय EA1 होता, लेकिन इस टाइम पे ये क्या हो जाएगा, EA2 बाय EA1। और ये वैल्यू आपको दे रखी है, कितनी दे रखी है, कह रहा है एक्टिवेशन एक्सर्जी ऑफ एक्सीड्स एक्टिवेशन एनर्जी ऑफ R1 एक्सीड्स दैट ऑफ R2 बाय 10 किलो जूल पर मोल। वो 2 किलो जूल मोल से क्या हो जाएगी, ज्यादा हो जाएगी। मैंने फिर से ज्यादा लिख दिया, ये EA1 बाय EA2 हो जाएगा। यानी कि बोला कि इन दोनों का जो डिफरेंस है वो 10 किलो जूल के बराबर है। कितना है, इन दोनों का डिफरेंस 10 किलो जूल के बराबर है। तो देखिए जो आपकी यहाँ पे ln k2 बाय k1 की वैल्यू आ जाएगी, ये आ जाएगी बेटा आपके 10 इंटू 1000 जूल, 10 इंटू 1000 जूल अपॉन आर की जगह क्या लिखेंगे, क्योंकि जूल में है तो 25/3 और टेम्परेचर भी आपको मेंशन्ड है दैट इज 300 केल्विन। सही बात है। देखिए ये सीधा सीधा सब कुछ मेरा जा रहा है, 3 से 3 ये कैंसिल, 00 से 00 कैंसिल, यानी कि मेरा आंसर कितना आ जाएगा 100/25। 100/25 कितना होता है, ये होता है 4 के बराबर, इज इक्वल्स टू 4 ओनली, इज इक्वल्स टू 4 ओनली। 4 विल बी द करेक्ट आंसर। कौन सा ऑप्शन है, फोर्थ ऑप्शन इज एब्सोल्युटली करेक्ट आंसर, बिल्कुल सही बात है। तो आइए अगर सही बात है तो अगला सवाल देखते हैं। कह रहा है कंसिडर द गिवन प्लॉट ऑफ एंथैल्पी फॉर द फॉलोइंग रिएक्शन बिटवीन ए एंड बी। ये आपके पास ये रहा एंथैल्पी का एक ग्राफ। कह रहा है कि बताइए आइडेंटिफाई द इनकरेक्ट स्टेटमेंट। कह रहा है सी इज थर्मोडायनेमिकली स्टेबल प्रोडक्ट। बिल्कुल सही बात है भाई, ये जो सी प्रोडक्ट देख रहे हैं आप, ये है आपका सी प्रोडक्ट। और क्या ये थर्मोडायनेमिकली स्टेबल प्रोडक्ट है, हाँ जी, क्योंकि इसकी डेल्टा एच मिनिमम है, इसीलिए ये थर्मोडायनेमिकली एक स्टेबल प्रोडक्ट है। बिल्कुल सही बात। कह रहा है फॉर्मेशन ऑफ ए एंड बी फ्रॉम सी हैज हाईएस्ट एंथैल्पी ऑफ एक्टिवेशन। कह रहा है जो ए और बी का फॉर्मेशन है, ए और बी का फॉर्मेशन दो तरीके से हो सकता है। मैं बोल सकता हूं कि देखिए ए और बी मेरी यहां से बन सकती है, और ए और बी मेरी कहां से बन सकती है, ए और बी मेरी यहां से भी बन सकती है। यानी कि डी मेरा ए और बी को दे सकता है, बिल्कुल दे सकता है, और मेरा सी से भी ए और बी आ सकता है। लेकिन सी से जब मेरा ए और बी आएगा तो एक्टिवेशन एनर्जी बहुत ज्यादा होगी, एंड इट इज हाईएस्ट, इट हैज हाईएस्ट एंथैल्पी ऑफ एक्टिवेशन। बिल्कुल सही बात है, एब्सोल्युटली करेक्ट स्टेटमेंट है। करेक्ट, डी इज काइनेटिकली स्टेबल प्रोडक्ट। जो डी है वो काइनेटिकली स्टेबल प्रोडक्ट है। देखिए डी एक प्रोडक्ट तो है, डी एक प्रोडक्ट तो है, क्योंकि अगर देखिए ये इंटरमीडिएट स्टेट नहीं है, ये देखिए कर्व क्योंकि यहां पे डिप कर रहा है, तो प्रोडक्ट एक्चुअली मेरे पास तीन है, डी है, ए और बी है और सी है, जिसमें से सी थर्मोडायनेमिकली स्टेबल प्रोडक्ट है और डी मेरा थर्मोडायनेमिकली इतना स्टेबल नहीं है। पर अगर ये फटाफट से बन रहा है, क्या ये बन भी रहा है, और आपको थर्मोडायनेमिकली स्टेबल ना लिखे तो ये स्टेबल कैसे है, क्योंकि ये फटाफट से बन रहा है, दैट इज इट इज अ काइनेटिकली स्टेबल प्रोडक्ट। एब्सोल्युटली करेक्ट, सही बात है। कह रहे एंथैल्पी, द एक्टिवेशन एंथैल्पी टू फॉर्म सी इज 5 किलो जूल पर मोल लेस देन टू फॉर्म डी। एक काम करता हूं, कह रहे एक्टिवेशन एंथैल्पी टू फॉर्म सी, आपको सी बनाना है, एक्टिवेशन एनर्जी टू फॉर्म सी कहां से बनाना है, ये तो इसने अच्छा ये रहा देन टू फॉर्म डी, कहां से, ए और बी से। देखिए अगर मैं ए प्लस बी से अगर सी की तरफ गया तो एक्टिवेशन एनर्जी देखी जाए तो कितनी है, ये है आपकी एक्टिवेशन एनर्जी। देखिए मैं आपको दिखाता हूं, अगर ए से सी जाओगे तो ये है आपकी एक्टिवेशन एनर्जी, तब जाके आपको सी मिलेगा। और ये वैल्यू कितनी है, ये है 20 माइनस 5, कितनी है, ये है 15। एक्टिवेशन एनर्जी कितनी है यहाँ पे, ये है आपकी 15 किलो जूल के बराबर। कितनी है, 15 किलो जूल पर मोल के बराबर। और अगर मैं A प्लस बी से कहां जाता हूं, अगर मैं A प्लस बी से D की तरफ जाता हूं तो मेरी एक्टिवेशन एनर्जी कौन सी है, ये है बेटा मेरी एक्टिवेशन एनर्जी, ये है मेरी एक्टिवेशन एनर्जी। और ये कितनी है, ये है आपकी एक्टिवेशन एनर्जी यहाँ पे 10 किलो जूल के आसपास। तो कहता है कि द एक्टिवेशन एंथैल्पी टू फॉर्म C इज 5 किलो जूल मोर, C इज 5 किलो जूल पर मोल लेस, इट इज नॉट लेस, इट इज मोर। यहाँ पे ये वर्ड गलत हो गया, लेस नहीं, इट इज मोर, लेस नहीं, यहाँ पे मोर वर्ड आना चाहिए, इसीलिए ये वाला स्टेटमेंट हो जाएगा गलत। और करेक्ट कौन सा हो जाएगा, फोर्थ ऑप्शन ही मेरा करेक्ट ऑप्शन आ जाएगा। अरे बात समझ में आती है, सिंपल है, बिल्कुल सिंपल है, एब्सोल्युटली। आइए नेक्स्ट कह रहा है कंसीडर द गिवन प्लॉट फॉर अ रिएक्शन ओबेइंग अरेनियस इक्वेशन। टेम्परेचर की रेंज दे दी है और इनके दो प्लॉट्स बताने हैं, चूज द करेक्ट ऑप्शन। देखिए आपके पास टेम्परेचर की यानी कि 0 डिग्री सेंटीग्रेड से तो बड़ी है रिएक्शन, 0 और 300 के बीच में है। तो देखिए क्या है, अरेनियस इक्वेशन ये कहती है कि K इज इक्वल्स टू ए ई की पावर माइनस ए बाय आर टी, यही कहती है। इससे बेटा मुझे ये पता चलता है
जो k की वैल्यू है, दोनों k दी है, जो k की वैल्यू है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू e की पावर टेम्परेचर की होती है एंड k इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू e की पावर एक्टिवेशन एनर्जी, यानी कि टेम्परेचर के साथ ये एक्सपोनेंशियली इंक्रीज होती है, ये टेम्परेचर के साथ के एक्सपोनेंशियली इंक्रीज होता है और एक्टिवेशन एनर्जी के साथ ये एक्सपोनेंशियली डिक्रीज होता है। तो यानी कि दोनों ही ग्राफ मुझे करेक्ट दिखे हैं, बोथ 1 and 2 आर करेक्ट, बोथ 1 and 2 आर करेक्ट ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशंस, दोनों ही करेक्ट ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशंस हैं, बिल्कुल सही बात। आइए नेक्स्ट कहता है consider the following plots of rate constant versus 1/t for 4 different reactions, which of the following orders is correct for the activation energy of these reactions। कौन सा आपका करेक्ट डायग्राम होगा? देखिए रेट कांस्टेंट वर्सेस टी है, तो यानी कि k की वैल्यू क्या होती है, log k की वैल्यू पूछी है, तो मैं ऐसे लिख देता हूं log k इज इक्वल्स टू log a माइनस ई ए अपॉन 2.303 RT। सही बात है, यानी कि जो बेटा आपकी स्लोप की वैल्यू होगी इट विल बी इक्वल्स टू माइनस ई ए अपॉन 2.303 R। सही बात है, नेगेटिव स्लोप है तो दिख ही रहा है, यानी कि कुल मिला के स्लोप इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मैग्नीट्यूड ऑफ ई ए, यानी कि जिसकी एक्टिवेशन एनर्जी सबसे ज्यादा होगी उसका स्लोप भी सबसे ज्यादा होना चाहिए। तो स्लोप यानी कि ढलान सबसे ज्यादा आपको कहां नजर आएगी, वो आपको नजर आएगी यहां पे, कहां पे, ये सी वाले में मुझे सबसे ज्यादा स्लोप नजर आ रही है, तो सी तो सबसे ज्यादा होनी चाहिए, एक्टिवेशन एनर्जी सी की सबसे ज्यादा होनी चाहिए। सी में ज्यादा है या ए में ज्यादा है? ऑब्वियसली सी में ज्यादा है, फिर है ये ए में, पहले सी में है, फिर ए में है, फिर है ये डी में और लास्ट में बी में। हेंस ऑप्शन नंबर 4 ही मेरा करेक्ट आंसर आना चाहिए। ऑप्शन नंबर 4 विल बी एब्सोल्युटली करेक्ट आंसर। तो आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन कहता है, देखिए कह रहा है कि फॉर द फॉलोइंग रिएक्शन ए गिव्स प्रोडक्ट एंड ए अगेंस्ट द प्रोडक्ट। पहले टेम्परेचर आपके पास 700 केल्विन है और दूसरे में टेम्परेचर भी आपने चेंज किया और कैटेलिस्ट भी यूज किया। देखिए बहुत ही शानदार सवाल, इस टाइप का सवाल अभी तक पूछा नहीं गया है, इसीलिए इसको 1 या 2 स्टार दे दो, चलो 3 स्टार दे दो। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टाइप ऑफ क्वेश्चन। कह रहा है इफ इट वाज फाउंड दैट ए इज डिक्रीज्ड बाय 30 किलो जूल पर मोल, ऑब्वियसली कैटलिस्ट यूज किया है तो ए तो डिक्रीज करेगा ही करेगा इन द प्रेजेंस ऑफ अ कैटलिस्ट। इफ द रेट रिमेन्स अनचेंज्ड, यानी कि K1 की वैल्यू K2 के बराबर है, द एक्टिवेशन एनर्जी फॉर द कैटेलाइज्ड रिएक्शन इज। सबसे अच्छी बात इस क्वेश्चन की यह है कि यहाँ पे K1 की वैल्यू किसके बराबर है, यहाँ पे K1 की वैल्यू K2 के बराबर है, K1 इज इक्वल्स टू K2 के बराबर है, यानी कि यहाँ पे A e रेज टू द पावर माइनस A1 बाय जो RT है, यही आपका A इंटू ई रेज टू द पावर माइनस A2 बाय RT के बराबर हो जाएगा। बिल्कुल सही बात। इसको क्यों ना T1 RT1 और इस बार T2 लिखा जाए, A से A कैंसिल। तो देखिए मैं इसमें ये भी कह सकता हूं एक्चुअली में E की पावर, E भी कटी जाएगा तो देखा जाए तो माइनस EA1 बाय RT1 जो होगा ये आपका माइनस EA2 बाय RT2 के बराबर हो जाएगा। तो माइनस माइनस भी कटी जाएगा, RR भी कटी जाएगा। इसका मतलब सिर्फ ये है कि EA1 बाय T1, EA1 बाय T1 इज इक्वल्स टू EA2 बाय T2 के बराबर है। सही बात। अब ये आपका कैटेलाइज्ड रिएक्शन है, ये आपका अनकैटेलाइज्ड है। वो कह रहा है कि जो EA2 की वैल्यू है ये छोटी है, कितनी है, 30 किलो जूल छोटी है। तो कह रहा है कि इफ द रेट द एक्टिवेशन एनर्जी फॉर कैटेलाइज्ड रिएक्शन, बेटा जो आपका EA1 है यही मैंने किसके लिए लिया था, ये मेरा अनकैटेलाइज्ड रिएक्शन के लिए है, ये मेरा अनकैटेलाइज्ड रिएक्शन के लिए है, और जो मेरा EA2 है ये मेरा किसके लिए है, ये मेरा कैटेलाइज्ड रिएक्शन के लिए। और मुझे एक और चीज दे रखी है, क्या, EA2 माइनस EA1 किसके बराबर है, ये 30 के बराबर है। और मुझे निकालना एक्चुअली क्या है, मुझे EA2 की वैल्यू निकालनी है। तो क्यों ना मैं EA2 की जगह EA1, तो EA2 की जगह क्यों मैं EA1 की जगह क्या लिख दूं, ये लिख दूं मैं EA2 माइनस 30। ऐसा लिख सकता हूं, बिल्कुल लिख सकता हूं। तो EA1 की जगह लिख दीजिए क्या, EA2 माइनस 30, और T1 की जगह क्या टेम्परेचर है, T1 ये है 700, और ये हो जाएगा EA2 की जगह EA2, और ये हो जाएगा कितना, 500 के बराबर। 00 से 00 कैंसिल। देखिए क्या आंसर आ जाएगा आपका, कलर चेंज कर देते हैं आसान होगी करने में। कितना आ जाएगा, 5 टाइम्स EA2, ये आ जाएगा आपके पास 5 टाइम्स EA2 माइनस 5 इंटू 30 दैट इज 150 के बराबर, 150 के बराबर इज इक्वल्स टू 7 टाइम्स EA2, इज इक्वल्स टू 7 टाइम्स EA2। ओके ये आंसर मेरा नेगेटिव कैसे आ रहा है, आंसर नेगेटिव कैसे आ रहा है, आंसर नेगेटिव तो नहीं आना चाहिए, ये मैंने ठीक किया है। हाँ नहीं, एक छोटा सा बस यहाँ पे पॉइंट देख लीजिएगा, जो आपका EA1 बाई EA2 है,
आंसर नेगेटिव तो नहीं आना चाहिए, शायद मैंने ही कुछ मिस्टेक की होगी। इसका मतलब इसने एक्चुअली दिया आपको कि EA1 जो है वो बड़ा है EA2 से, और फिर हम EA2 को लिखते, हाँ फिर हम EA1 को लिखते, ये आपका EA2 प्लस 30 है। क्या है ये EA2 प्लस 30 है, तो यानी कि EA2 प्लस 30 है, ये माइनस 30 नहीं, ये EA2 प्लस 30 है, इसीलिए डिफरेंस शायद आ रहा था। तो यानी कि इसका मतलब 7EA2 की वैल्यू कितनी आ जाएगी 150 के बराबर, और EA2 विल बी इक्वल्स टू कितना, विल बी इक्वल्स टू 75 किलो जूल पर मोल के बराबर, विल बी इक्वल्स टू 75 किलो जूल पर मोल के बराबर। कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 4 विल बी एब्सोल्युटली करेक्ट आंसर, 4 ही आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ध्यान रखिएगा यहाँ पे वो कह रहा है कि आपकी ए जो डिफरेंस है, कह रहा है इफ द रेट रिमेन्स इट वाज फाउंड दैट ए इज डिक्रीज्ड बाय 30 किलो जूल, जो आपका सेकंड वाला है वो छोटा है किससे, 30 किलो जूल पर मोल से। बात समझ में आती है, हो जाएगा आपसे सवाल। ठीक है, आइए नेक्स्ट सवाल करते हैं। कह रहे द रेट कांस्टेंट, the rate constant for the reaction is measured at different temperature T. Current the data are plotted in the given below. The activation energy for the reaction is, देखिए कितना डिफिकल्ट क्वेश्चन नहीं है ये। कहता है कि आपका ln k और t के बीच में है, तो ये हो जाएगा, देखिए क्या, ln k इज इक्वल्स टू ln a माइनस EA बाय RT के बराबर। सही बात है, जो यहाँ पे स्लोप होता है वो एक नेगेटिव स्लोप है, और ये माइनस EA बाय R के बराबर। सही बात है, स्लोप की वैल्यू कितनी है, देखिए tan थीटा ही आपका स्लोप होता है, यानी कि थीटा यानी कि स्लोप है आपका, तो कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 10/5 के बराबर। तो ये कितना आ जाएगी माइनस, क्योंकि नेगेटिव स्लोप है तो माइनस लिखना पड़ेगा 10/5। पर अगर आप 5 की जगह देखेंगे इसमें 10 टू द पावर 3 भी लिखा है, 10 टू द पावर 3 भी लिखा है, इसको लिख दीजिए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ये हो जाएगा माइनस EA बाय R। तो यहाँ से जो ए की वैल्यू आती है एक्चुअली में वो किस में आएगी, क्योंकि ये नीचे 1000 भी है तो ये किसके बराबर आएगी, किलो जूल में आएगी। तो इसको 3 लिखने की अब आपको नीड नहीं है, क्योंकि आपका आंसर किस में आ रहा है, ये आंसर आपका किलो जूल में ही आ रहा है ऑलरेडी। ठीक है, तो ए की वैल्यू कितनी आ जाएगी, ये आ जाएगी आपकी 2R के बराबर, एंड द आंसर इज इन किलो जूल के बराबर। ऑप्शन नंबर सेकंड दैट इज 2R विल बी द करेक्ट आंसर। सही बात है, सही बात है। तो आइए आगे कह रहा है whichever one of the following given graphs represent the variation of rate constant K with the temperature T for endothermic reaction। देखिए एंडोथर्मिक रिएक्शन है, तो आपको एंडोथर्मिक रिएक्शन के बारे में एक बात जाननी होगी, वो बात क्या है कि टेम्परेचर बढ़ाने के साथ रिएक्शन मूव फॉरवर्ड्स, रिएक्शन गोज फॉरवर्ड। टेम्परेचर बढ़ाने के साथ रिएक्शन फॉरवर्ड जाती है, तो टेम्परेचर बढ़ाने के साथ आपका रेट आगे की तरफ जाना चाहिए, यानी कि K ऑल्सो शुड इंक्रीज, और ये जो इंक्रीज होता है ये एक्सपोनेंशियल इंक्रीज होता है। कैसा, ये एक एक्सपोनेंशियल इंक्रीज होता है। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, ऑप्शन 4 विल बी द करेक्ट आंसर, दैट इज K शुड इंक्रीज विद टेम्परेचर। बात समझ में आई, बिल्कुल सिंपल था, बिल्कुल सिंपल। आइए नेक्स्ट करते हैं। Can I consider the following reaction that goes from A to B in 3 steps as shown below। आपके पास 3 स्टेप की रिएक्शन है। सबसे पहले नंबर ऑफ इंटरमीडिएट्स आपको दे रखे हैं, कितने हैं नंबर ऑफ इंटरमीडिएट्स। देखिए ये वाली जो स्टेट होती है ये होती है आपकी इंटरमीडिएट, ये आपका रिएक्टेंट है, ये आपका प्रोडक्ट है, ये आपके 2 इंटरमीडिएट स्टेप्स हैं। तो आपका ये 3 तो नहीं हो सकता, 2 इंटरमीडिएट करेक्ट है। नंबर ऑफ एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स कौन कौन से हैं, ये है आपके पास एक एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स, ये है दूसरा, और ये है तीसरा एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स। तो नंबर ऑफ एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स 3, हाँ ये तो सब में सेम है, तो सब में ही सेम है। तो अब दिखा रहा है रेट डिटरमाइनिंग स्टेप कौन सा होगा। रेट डिटरमाइनिंग स्टेप वो होगा जो कि स्लोवेस्ट स्टेप होगा, जो कि स्लोवेस्ट स्टेप होगा वही आपका रेट डिटरमाइनिंग स्टेप होगा। और स्लोवेस्ट स्टेप वो होगा जिसकी एक्टिवेशन एनर्जी इज हाईएस्ट, जिसकी जो एक्टिवेशन एनर्जी होगी वो हाईएस्ट होगी। क्या, जिसकी एक्टिवेशन एनर्जी हाईएस्ट होगी। तो एक्टिवेशन एनर्जी देखिए, इसकी एक्टिवेशन एनर्जी इतनी है, मैं आपको क्लियरली मेंशन कर दूं यहाँ पे, इसकी एक्टिवेशन एनर्जी इतनी है, ये पहले स्टेप की। दूसरे स्टेप की एक्टिवेशन एनर्जी इतनी है, और तीसरे स्टेप की इतनी है, यानी कि हाईएस्ट एक्टिवेशन एनर्जी मुझे दूसरे स्टेप की ही नजर आ रही है। तो दूसरे स्टेप का जो होगा वो रेट डिटरमाइनिंग स्टेप होगा। तो ये तो नहीं था पहले से ही, और ये भी करेक्ट आंसर मुझे नजर आ रहा है। तो ये भी इनकरेक्ट है, ये भी इनकरेक्ट है, ये नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता। सेकंड तो हमने पहले में एलिमिनेट कर दिया था। ऑप्शन नंबर 4 विल बी द करेक्ट आंसर। अरे बात समझ में आती, सिंपल, बिल्कुल सिंपल। आइए नेक्स्ट। Can I consider the given figure below and choose the correct option। सही ऑप्शन बताना है। पहला स्टेटमेंट देखिए, एक आपके पास एक डायग्राम है एक एंडोथर्मिक रिएक्शन का। कह रहा है एक्टिवेशन एनर्जी ऑफ बोथ फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड रिएक्शन इज E1 plus E2 and the reactant is more stable than product। हाँ ये बात बिल्कुल सही है, ये बात बिल्कुल सही है कि reactant has less energy than product। तो reactant की जो सेकंड स्टेटमेंट है इट इज मोर स्टेबल देन प्रोडक्ट, बिल्कुल सही बात है।
फिर एक्टिवेशन एनर्जी फॉर फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड रिएक्शन इज E1 प्लस E2। E1 प्लस E2 प्लस नहीं आएगा बच्चे, ये एंड होना चाहिए, ये एंड होना चाहिए। चलिए देखते हैं, शायद हो क्या पता कुछ मैंने मिसप्रिंट हो। एक्टिवेशन एनर्जी जो फॉरवर्ड डायरेक्शन की है ये कितनी है, ये एक्चुअली आपके पास सिर्फ और सिर्फ E1 के बराबर है। कितनी है, जो फॉरवर्ड एक्टिवेशन एनर्जी ऑफ फॉरवर्ड डायरेक्शन है ये सिर्फ और सिर्फ किसके बराबर है, ये E1 प्लस E2 के बराबर। कितनी है ये, E1 प्लस E2 के बराबर है, E1 प्लस E2 के बराबर है। और जो एक्टिवेशन एनर्जी जो आपकी बैकवर्ड रिएक्शन की है वो किसके बराबर है, वो सिर्फ आपकी E1 के बराबर है। सही बात है, ठीक है। एक्टिवेशन एनर्जी ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन इज E1 प्लस E2, नहीं ये स्टेटमेंट तो गलत हो गया, गलत हो गया। एक्टिवेशन एनर्जी ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन इज E1, सही बात है, एंड प्रोडक्ट इज मोर स्टेबल देन रिएक्टेंट, नहीं ये स्टेटमेंट भी इनकरेक्ट है, दूसरा वाला इनकरेक्ट है, पहला वाला करेक्ट था। एक्टिवेशन एनर्जी ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन इज E1 प्लस E2 एंड प्रोडक्ट इज लेस स्टेबल देन रिएक्टेंट, हाँ ये बात बिल्कुल करेक्ट है, ये बात बिल्कुल करेक्ट है, एब्सोल्युटली करेक्ट। दोनों ही स्टेटमेंट मैच कर रहे हैं, दोनों ही स्टेटमेंट हमारे मैच कर रहे हैं, बिल्कुल सही बात, बिल्कुल सही बात। आओ नेक्स्ट, कह रहा है आपके पास एक रिएक्शन है A2 प्लस B2 गिव्स 2AB। A for the forward and backward reaction are 180 and 200 kilojoule per mole respectively. If a catalyst lowers activation energy for both reaction by 100 kilojoule per mole, which of the following statement is correct? क्या हुआ इस रिएक्शन में, इस रिएक्शन में सिर्फ आपकी एक्टिवेशन एनर्जी लोअर हुई है, यानी कि दोनों की, ये पहले 180 थी तो 80 हो गई, ये 200 थी तो 100 हो गई, बस इतना ही काम तो हुआ है, ठीक है। कैटलिस्ट डज नॉट ऑल्टर द गिव्स एनर्जी चेंज फॉर द, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट? कैटलिस्ट कैन कॉज नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शन टू अकर, अरे क्या बात कर रहे हैं आप, ऐसा नहीं हो सकता। देखिए आपके पास वैसे कभी भी ऐसे कुछ रिएक्शन आया ना, तो पहली बात तो आपको पता होना चाहिए कि रिएक्शन एक्सोथर्मिक है कि एंडोथर्मिक है। आपको नहीं पता, आप देख के नहीं बता सकते रिएक्शन एक्सोथर्मिक है कि एंडोथर्मिक है। तो देखिए कैटलिस्ट कैन कॉज द नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शन टू अकर, ऐसा तो हो ही नहीं सकता, इट इज इनकरेक्ट। कह रहे थे एंथैल्पी चेंज फॉर द रिएक्शन इज +20, नहीं हम नहीं कह सकते, ऐसा कहीं पे नहीं लिखा कि रिएक्शन एक्सोथर्मिक है या एंडोथर्मिक है। इट इज नॉट गिवन वेदर द रिएक्शन इज एक्सो और एंडो, इट इज नॉट गिवन टू अस, नहीं बता सकते। फिर कहते हैं द एंथैल्पी चेंज फॉर द कैटलिस्ट रिएक्शन इज डिफरेंट फ्रॉम दैट ऑफ द एंथैल्पी चेंज फॉर द कैटलाइज्ड रिएक्शन इज डिफरेंट फ्रॉम दैट ऑफ अनकैटलाइज्ड रिएक्शन। ये बात भी गलत है भाई, एंथैल्पी चेंज जो है दोनों के लिए, चाहे सपोज ये कुछ ऐसी रिएक्शन थी, फॉर एग्जांपल ऐसी रिएक्शन थी और ये फिर कुछ ऐसी रिएक्शन होगी, तो एंथैल्पी चेंज तो दोनों में सेम ही होगा, ये बात भी इनकरेक्ट ही है। वो कह रहा है कि कैटलिस्ट डज नॉट ऑल्टर गिव्स एनर्जी चेंज फॉर द रिएक्शन, एब्सोल्युटली कैटलिस्ट क्या चेंज नहीं करता है, कैटलिस्ट डज नॉट चेंज द गिव्स एनर्जी ऑफ द रिएक्शन एंड इट डज नॉट चेंज डेल्टा एच ऑफ द रिएक्शन ऑल्सो। ये सब चीजों को कैटलिस्ट आपका चेंज नहीं करता है, बिल्कुल सही बात है। ऑप्शन नंबर फर्स्ट विल बी एब्सोल्युटली करेक्ट आंसर। आइए देखिए नेक्स्ट, कह रहा है कंसीडर द फॉलोइंग प्लॉट्स ऑफ लॉग ऑफ के ऑफ रेट कांस्टेंट के लॉग के वर्सेस इनवाइट फॉर थ्री डिफरेंट रिएक्शंस, द करेक्ट ऑर्डर ऑफ एक्टिवेशन एनर्जी ऑफ दिस रिएक्शन इज। देखिए अब ये क्वेश्चन बहुत आसान हो चुका है, हम इस टाइप का क्वेश्चन ऑलरेडी कर चुके हैं। हम जानते हैं कि यहाँ पे जो स्लोप की वैल्यू है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके होगी, ए के बराबर होगी, यानी कि जिसका ए ज्यादा होगा बेटा उसका स्लोप भी ज्यादा होगा। और यहाँ पे नजर आ रहा है कि A2 इज ग्रेटर देन A1 इज ग्रेटर देन A3, हेंस ऑप्शन नंबर फर्स्ट विल बी एब्सोल्युटली करेक्ट ऑप्शन। सही बात है, ऐसा क्वेश्चन हमने कर लिया था पहले भी। आइए नेक्स्ट करते हैं, कह रहा है द वेरिएशन ऑफ एनर्जी ऑफ एन एंजाइम कैटलाइज्ड रिएक्शन विद सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन इज करेक्टली रिप्रेजेंटेड बाय ग्राफ। अब देखिए ये आपका एक बायोलॉजी का क्वेश्चन है, आपने पढ़ा होगा मिचेल्स मेंटन इक्वेशन, एमएम इक्वेशन। मुझे स्पेलिंग याद नहीं है तो मैं इसे एमएम इक्वेशन ही कह देता हूं। याद है, केमिस्ट्री में तो अब इसे नहीं पढ़ाया जाता है, मतलब एटलीस्ट हम नीट के लेवल पे इस चीज को नहीं पढ़ते, बट ये बायोलॉजी में आप लोग पढ़ते हैं तो आपको ये सवाल आना चाहिए था। क्या होता था, आपने पढ़ा होगा कॉम्पिटिटिव एंड नॉन कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन, और एक टाइम के बाद सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन क्या करता है, वी मैक्स वैल्यू को अचीव कर देता है। याद है आप लोगों को, रेट ऑफ रिएक्शन सबड्यूड हो जाता है, यानी कि फ्लैटन आउट हो जाता है और कुछ ऐसा ग्राफ आता है। दैट इज ऑप्शन नंबर सी विल बी द करेक्ट आंसर। ऑप्शन नंबर 4 में ये दिया गया है। सही बात, ठीक। नेक्स्ट कहते हैं रिएक्टेंट ए कन्वर्ट्स टू प्रोडक्ट ए थ्रू द गिवन मैकेनिज्म। ये आपके पास एक मैकेनिज्म है, विच ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट द अबव करेक्ट अबव रिएक्शन मैकेनिज्म। कौन सा करेक्ट रिएक्शन मैकेनिज्म है? कह रहा है कि ए से बी हम सबसे स्लोवेस्ट जाते हैं, ए से बी में हम सबसे स्लोवेस्ट जाते हैं। तो अगर स्लोवेस्ट जाते हैं तो इसकी एक्टिवेशन एनर्जी बहुत, और ये एंडोथर्मिक है और ये एंडोथर्मिक भी है, और ये स्लोवेस्ट है, जो एक्टिवेशन एनर्जी पहले वाले प्रोसेस की सबसे ज्यादा होनी चाहिए। तो देखिए सबकी एक्टिवेशन एनर्जी मैच करते हैं, आइए करते हैं मैच। तो पहले वाली एक्टिवेशन एनर्जी कितनी है, ये इतनी है,
एक्टिवेशन एनर्जी। फिर ये दो छोटी छोटी, यानी कि ये तो आंसर हो सकता है, इसकी इतनी है और इसकी इतनी है, ये भी हो सकता है ऐसे बराबर ही, चलो ठीक है, ये भी हो सकता है, इसकी इतनी है और इन दोनों की छोटी छोटी, ये भी हो सकता है। तो एक्टिवेशन एनर्जी के हिसाब से तो सारे आंसर बन सकते हैं, मतलब ये स्लो के हिसाब से तो सारे आंसर बन सकते हैं। फिर बात आती है, यानी कि स्लो से अगर आंसर मेरा नहीं निकल रहा है तो शायद कहीं ना कहीं आंसर डेल्टा एच की वैल्यू में छुपा है। तो डेल्टा एच पहले पॉजिटिव है, यानी कि पहले जो मेरी रिएक्शन है वो मेरी क्या है, एक एंडोथर्मिक रिएक्शन है। तो ये बिल्कुल अभी भी करेक्ट है, ये एंडोथर्मिक है। और दूसरी एक्सोथर्मिक है, देखिए यहाँ पे एक छोटा सा गैप तो है, तो ये एक्सोथर्मिक है। हाँ, तो ये तो करेक्ट हो सकता है भाई, बिल्कुल करेक्ट हो सकता है, एब्सोल्युटली करेक्ट। ठीक है, ये देखिए ये एंडोथर्मिक है, इसका पहला पार्ट तो सही है, लेकिन इसके दूसरे पार्ट में ये क्या है, ये फर्स्ट स्टेप आपका एंडोथर्मिक है और दूसरा स्टेप भी आपका क्या है, एक्सोथर्मिक है, एक्सोथर्मिक, और तीसरा स्टेप भी आपका क्या है, एक्सोथर्मिक है। ये भी तो हो सकता है, ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है। ठीक है, चलिए पहले वाले दो देखते हैं अभी, चलो फिर से देखेंगे इसको। देखिए ये एंडोथर्मिक है, ये भी एंडोथर्मिक है और ये एक्सोथर्मिक है, तो ये तो नहीं हो सकता, ये तो नहीं हो सकता। आइए इसको देखते हैं, ये एंडोथर्मिक हुआ, ये भी एंडोथर्मिक, तो ये भी नहीं हो सकता, ये तो नहीं है। आइए इन दोनों ग्राफ को एक बार फिर से देख लेते हैं। कह रहा है कि पहला वाला आपका एंडोथर्मिक है, ठीक है, तो ये भी एंडोथर्मिक हुआ, बिल्कुल सही। ये आपका एक्सोथर्मिक है और ये भी आपका एक्सोथर्मिक है, सही बात है। ये आपका एक्सोथर्मिक है और ये भी आपका एक्सोथर्मिक है, तो ये एक्सोथर्मिक के हिसाब से तो सही बन रहे हैं। शायद एक्टिवेशन एनर्जी में कुछ ना कुछ राज छुपा हुआ है, आइए उस राज को देखते हैं। देखिए वो कहता है कि पहला वाला जो स्टेप है, इन दोनों में से एक आंसर सही होना चाहिए। ये स्लो स्टेप है, ये जो पहला वाला जो स्टेप है बेटा, ये एक स्लो स्टेप है, ठीक है, ये स्लो स्टेप है। फिर ये फास्ट स्टेप है और फिर ये भी एक फास्ट स्टेप है, तो ये तो करेक्ट मैच कर रहा है, बिल्कुल सही बात है। इसमें देखिए बोल रहा है कि ये एक स्लो स्टेप है, करेक्ट, और फिर उसने कहा कि ये एक फास्ट है, करेक्ट, और फिर उसने कहा कि ये भी फास्ट है। हाँ देखिए वैसे हो सकता है ये, इट इज फास्टर देन ए, नो डाउट इट इज फास्टर देन फर्स्ट स्टेप, फर्स्ट स्टेप से तो फास्टर है, लेकिन इतना फास्ट नहीं है, इसको एक्चुअली यहां पे फास्टर लिखना चाहिए था। तो ये क्या है, खैर जैसे है वैसे, ये बिल्कुल सही है, करेक्ट रिप्रेजेंटेशन है, फास्ट फास्टर, ये स्लो फास्ट फास्टर, लेकिन ये क्या है, ये स्लो फास्ट, और ये दोनों के बीच में थोड़ा मिड आ चुका है। तो करेक्ट ऑप्शन चूज करने की बारी आएगी तो हम किसको करेंगे, हम फर्स्ट ऑप्शन को ही चूज करते हुए जाएंगे। ठीक है, काफी इंटरेस्टिंग, ठीक है, पूछता है जेई में ऐसे कंफ्यूज करता है, इंटरेस्टिंग, वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन। आइए नेक्स्ट, कह रहा है द फॉलोइंग रिजल्ट्स वर ऑब्टेन्ड ड्यूरिंग काइनेटिक स्टडीज ऑफ द रिएक्शन। ये आपके सामने एक रिएक्शन ये रही, तो ये काइनेटिक्स है। द टाइम रिक्वायर्ड टू कंज्यूम हाफ ऑफ ए इज, यानी कि आपको क्या निकालना है, आपको टी हाफ निकालना है। क्या निकालना है, टी हाफ निकालना है। उसके लिए आपको क्या चाहिए होगा, उसके लिए आपको ऑर्डर ऑफ रिएक्शन चाहिए होगा। तो रिएक्शन का जो रेट है मैं कैसे लिखूंगा, मैं लिखूंगा के इंटू ए की पावर समथिंग एंड बी की पावर समथिंग। तो आइए पहले ऑर्डर निकाल लेते हैं। सबसे पहले मैंने इसको कांस्टेंट रखा, इसको मैंने इंक्रीज किया, तो रेट मेरा इंक्रीज नहीं हुआ, यानी कि बी के रिस्पेक्ट में तो ऑर्डर मेरा क्या है, बी के रिस्पेक्ट में ऑर्डर मेरा 0 है। बात समझ में आती है, देखिए क्या, फिर से समझिए, याद है ना हमने कैसे किया था, भूल तो नहीं गई इतनी देर पे, कि इसको हमने कांस्टेंट रखा, हमने इसको इंक्रीज किया और ये इंक्रीज नहीं हुआ, यानी कि बी के रिस्पेक्ट में ऑर्डर इज 0, यानी कि ए पे ही डिपेंड कर रहा है। कैसे डिपेंड कर रहा है, इसको अब इसको तो इंक्रीज करते रहो, क्या ही फर्क पड़ रहा है, इसको जब हमने डबल किया तो रेट मेरा क्या हो रहा है, रेट मेरा डबल हो रहा है। तो यानी कि रेट जो है सिर्फ और सिर्फ ए की पावर 1 पे डिपेंड कर रहा है। तो इसका मतलब ये क्या है, रेट इज इक्वल्स टू के इंटू ए की पावर 1 है। दैट इज, इट इज एन एग्जांपल ऑफ फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स, ये फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स का एग्जांपल है। आइए अब रेट की और ए की वैल्यू ही लिख लेते हैं, जब इसी पे डिपेंड कर रहा है। कोई सी भी एक वैल्यू पकड़ लीजिए, पहली वाली पकड़ लेते हैं। तो पहली वाली के लिए जो रेट है ये कितना है, ये है 6.93 इंटू 10 टू द पावर -3 इज इक्वल्स टू के, और यहाँ पे ए की वैल्यू कितनी है, ए की वैल्यू है 0.1 के बराबर, इज इक्वल्स टू 0.1। तो देखिए कितना आ जाएगा, के की वैल्यू आ जाएगी, के की वैल्यू आ जाएगी 6.93 इंटू 10 टू द पावर -2 के बराबर, ये वैल्यू इतनी आ जाएगी के की वैल्यू। अब देखिए के की वैल्यू को मैं और क्या लिख सकता हूँ, मैं के की वैल्यू को और लिख सकता हूँ 0.693 अपॉन टी हाफ के बराबर, एंड इट विल बी इक्वल्स टू 6.93 इंटू 10 टू द पावर -2 के, और टी हाफ की वैल्यू आ जाएगी कितनी, ये आ जाएगी आपकी 0.693 अपॉन 0.0693 के बराबर, और टी हाफ की वैल्यू आ जाएगी कितनी, 10 के बराबर, इज इक्वल्स टू 10, क्योंकि आंसर शायद मिनट्स में है, मिनट्स में है क्या, हाँ मिनट्स में है, तो ये आ जाएगा आपका 10 मिनट के बराबर। अरे सिंपल था, बिल्कुल सिंपल सवाल। ऑप्शन नंबर फर्स्ट विल बी द करेक्ट आंसर, 10 मिनट ही मेरा करेक्ट आंसर आ जाएगा। अरे हो जाएगा बच्चों, हो जाएगा सबसे,
तो आइए बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट है, आपके पास सारे ग्राफ्स दे रखे हैं एंड यू हैव टू चूज द करेक्ट वन रिगार्डिंग द ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन। आपको करेक्ट वन चूज करना है। आइए करते हैं। देखिए रेट और टाइम के बीच में कोई कुछ नहीं दे रखा है, तो इसका ऑर्डर क्या है, ये जीरो ऑर्डर की रिएक्शन है। कैसे, ये एक जीरो ऑर्डर की रिएक्शन है, सही बात। फिर देखिए टी हाफ क्या मेंशन है, ये आपको शायद ना नजर आ रहा हो, ये टी हाफ मेंशन है। टी हाफ और इनिशियल कंसंट्रेशन एक स्ट्रेट लाइन है, तो इसका मतलब किसके लिए रहता है, ये भी एक जीरो ऑर्डर के लिए ही रहता है। कंसंट्रेशन और टाइम क्या है, ये फर्स्ट ऑर्डर के लिए रहता है, सही बात है। कंसंट्रेशन टाइम के साथ चेंज ही नहीं हो रही है, कंसंट्रेशन समय के साथ चेंज ही नहीं हो रही है, तो क्या ही बोले इसके बारे में। ऐसा कुछ ऑर्डर हमारे पास नहीं है, ऐसा नहीं होता कि कंसंट्रेशन समय के साथ चेंज ही ना हो। रेट कंसंट्रेशन के बीच में एक डायरेक्ट रिलेशनशिप है, तो ऑब्वियसली कैसा है, ये एक फर्स्ट ऑर्डर का रिएक्शन है। क्या है, ये एक फर्स्ट ऑर्डर का रिएक्शन है। आपको चूज करना है द करेक्ट वन रिगार्डिंग द ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। तो देखिए ए एंड डी, डी को तो छोड़ ही दीजिए, डी का तो कुछ मतलब नहीं, इनकरेक्ट है। ए एंड बी आपके जीरो ऑर्डर हैं, ए और बी आपके जीरो ऑर्डर है, सही बात है। ई आपका फर्स्ट ऑर्डर है, बिल्कुल सही बात, एब्सोल्युटली करेक्ट। बाकी भी देख लेते हैं। ए और बी आपका जीरो ऑर्डर है, ए और बी आपका जीरो ऑर्डर है, और सी और ई आपका फर्स्ट ऑर्डर है, सी और ई आपका फर्स्ट ऑर्डर है। अरे ये भी सही है, ये भी सही है। कह रहा है नेक्स्ट बी आपका जीरो ऑर्डर है, बी आपका जीरो ऑर्डर है, सी और ई आपके फर्स्ट ऑर्डर है, सी और ई आपके फर्स्ट ऑर्डर है। हाँ ये भी सही है, ये भी सही है, ये भी सही है। एक काम करते हैं, अपना आंसर बनाने के लिए मैं इसको करेक्ट की जगह क्या कर देता हूं, मैं इनकरेक्ट कर देता हूं। शायद ये एमएसक्यू का सवाल रहा होगा, मैंने ऐसे ही उठा लिया होगा, ऐसा हो सकता है कि सवाल एमएसक्यू का रहा होगा, तो मैं इनकरेक्ट उठा देता हूं। और इनकरेक्ट कौन सा हो जाएगा, फर्स्ट ऑप्शन इसका, फिर हम करेक्ट मार्क कर देंगे, ठीक है। खैर कॉन्सेप्ट तो आता है अपन को। 2, 3 एंड 4 आर करेक्ट ऑप्शन से, 2, 3 और 4 ही करेक्ट है, इनकरेक्ट कौन सा है, फर्स्ट वाला ही इनकरेक्ट हो जाएगा। बात समझ में आती है बेटा। तो आइए नेक्स्ट करते हैं। अब देखिए, अब यहां से ये मैंने कुछ एनईटी वाले क्वेश्चन उठाए थे और मैंने इसको न्यूमेरिकल फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया। इस टाइप का सवाल हम ऑलरेडी कर चुके हैं। फॉर अ रिएक्शन गिवन बिलो द ग्राफ LNK वर्सेस 1/T, एक्टिवेशन एनर्जी आपको निकालनी है। तो देखिए क्या हो जाएगी एक्टिवेशन एनर्जी, आपको याद होगा एक्टिवेशन एनर्जी अपॉन आर माइनस इज इक्वल्स टू, स्लोप हम नेगेटिव के बराबर रखते थे, और एक्टिवेशन एनर्जी 2R के बराबर आ रही होगी। याद होगा आपको, जो एक्टिवेशन एनर्जी की वैल्यू होगी, ये कितनी आ रही थी, स्लोप की वैल्यू माइनस A/R की वैल्यू आ रही थी, स्लोप के बराबर ये कितना है, ये है यहाँ पे LNK की वैल्यू है, ये है 20/5, कितना है ये यहाँ पे है 20/5 यानी कि माइनस, और ए की वैल्यू कितनी आ जाएगी, आ जाएगी 4R के बराबर। आंसर आपको कैलोरी में पूछा है, तो इट इज 4 × 2 कैलोरी, दैट इज कितना, ये आ जाएगा आपका 8 कैलोरी के बराबर, विल बी इक्वल्स टू 8 कैलोरी ओनली। आपको कैलोरी में आंसर निकालना है, तो आंसर विल बी 8 कैलोरीज। बात समझ में आती है। आइए बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है द फर्स्ट ऑर्डर रेट कांस्टेंट फॉर द डिकम्पोजिशन ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट एट 700 केल्विन इज दिस मच, एंड एक्टिवेशन एनर्जी की वैल्यू आपको दे रखी है। इट्स रेज्ड कांस्टेंट एट 600 केल्विन, ये तो ऑब्वियसली थोड़ा कम हो जाएगा। द वैल्यू ऑफ एक्सेस, देखिए क्वेश्चन बहुत आसान है, अगर नीट में आता है तो कैलकुलेशन थोड़ी आसान होके ही आएगी। खैर यहाँ पे हम कैलकुलेटर का यूज कर लेंगे, क्योंकि भाई जेई में अलाउड होता था, तो फिर कर लेंगे। क्या है फॉर्मूला, बड़ा सिंपल है बेटा आपके पास, log K2/K1 इज इक्वल्स टू EA अपॉन 2.303R। एक काम करता हूं मैं, log K2/K1 ना लिख के log K1/K2 लिखता हूं। क्यों, क्योंकि आंसर मुझे पॉजिटिव में चाहिए। तो log K1/K2 इज इक्वल्स टू EA अपॉन 2.303R, ये हो जाएगा 1/T2 माइनस 1/T1 के बराबर। सही बात है, आपने पढ़ा होगा K2/K1 1/T1 माइनस 1/T2। आंसर पॉजिटिव में लाने के लिए जनरली ऐसा किया जाता था। एनीवे यहाँ पे करते हैं। फिर उसने कुछ वैल्यू दी है, मैं एक काम कर दूं, पहले log K1 और K2 की वैल्यू ही निकाल लेता हूं, फिर बाकी बातें होती रहेंगी। देखिए ए की वैल्यू आपको गिवन है, कितनी है, 209 किलो जूल, दैट इज 209 × 1000 के बराबर, अपॉन 2.303, और 8 की वैल्यू 8.314 के बराबर, 1/T2। 1/T2 की वैल्यू कितनी है, 1/600 इसकी वैल्यू है, माइनस 1/700 इसकी वैल्यू, यानी कि 1/600 माइनस 1/700 के बराबर ये आ जाएगा। बात समझ में आती है भाई, बिल्कुल बात समझ में आती है। तो देखिए log K1/K2 की आइए वैल्यू मैं कैलकुलेट कर देता हूं कि कितनी वैल्यू आएगी। यूज करते हैं यहां पे एक मैथमेटिकल टूल जिसका नाम क्या है, जिसका नाम है कैलकुलेटर। ये लीजिए कैलकुलेटर यूज करते हैं यहां पे, बहुत शानदार। तो देखिए क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा 209। अब देखिए इंटू सिर्फ 10 कर रहा हूं, क्योंकि इंटू 700 माइनस इसको कर देंगे, इंटू 700 माइनस 600 इज 100 ओनली, और मल्टीप्लाइड बाय 1000 है, पर नीचे 2 0 कट जाएंगे, तो मल्टीप्लाइड बाय सिर्फ अभी 1000 लिख रहा हूं मैं, सिर्फ मल्टीप्लाइड बाय अभी 1000 कर रहा हूं, और डिवाइड करूंगा किससे,
2.303 से, और फिर से इस वैल्यू को डिवाइड करेंगे 8.314 से, फिर से इस वैल्यू को डिवाइड करेंगे। देखिए क्योंकि नीचे मैंने 2 0 को काट दिया है, तो इट विल बी डिवाइडेड बाय 6 इंटू 4 कितना होता है, ये होता है 42 के बराबर, 42 के बराबर, यानी कि ये वैल्यू लगभग कितनी आ रही है, 259 के आसपास ये वैल्यू आ रही है, 259। और फिर क्योंकि नीचे मैंने 100 भी करा ही है 259, और नीचे ये एक्चुअली 100 इंटू 100 था, तो 2 0 हमने काट दिए थे, तो कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 2.598 के बराबर। कितना आ जाएगा, विल बी इक्वल्स टू 2.59 के आसपास ये आना चाहिए, लगभग 2.59 के बराबर। बिल्कुल सही बात है। तो देखिए यहाँ पे K2 बाई K1 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, K2 बाई K1 ये आ जाएगा एंटीलॉग 2.59 के आसपास, एंटीलॉग 2.59 के आसपास। अब देखिए 2 तो इंटू 10 टू द पावर 2 हो जाएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। ये है 0.59, कितना है ये 0.5, एंटीलॉग 0. अगर ये 601 होता तो ये वैल्यू 4 पॉइंट यानी कि 4 के बराबर होती है। अगर ये 601 होता, ये 59 है, तो ये 4 से थोड़ा सा कम ही होना चाहिए, लगभग 3.8 के आसपास। कितना, ये वैल्यू लगभग 3.8 या 3.9 के आसपास आनी चाहिए, यानी कि K2 बाई K1 की वैल्यू अप्रोक्सीमेटली 380 के बराबर आएगी। कितनी आएगी, ये वैल्यू लगभग 380 के बराबर आएगी। और मैं कहूंगा देखिए जो आपकी K2 की वैल्यू हो जाएगी, ये हो जाएगी K1 इंटू 380 टाइम्स 8, मतलब 85 भी हो सकता है, वैसे अप्रोक्सीमेशन में निकाल रहे हैं सिर्फ आंसर। तो देखिए K2 की वैल्यू कितनी आ जाएगी बेटा, K2 की वैल्यू आ जाएगी, K1 की वैल्यू आपको ऑलरेडी गिवन है, ये है आपकी 6.36 इंटू 10 टू द पावर -3 और इंटू 380 के बराबर कुछ, इंटू या फिर डिवाइडेड बाय, एक सेकेंड मुझे क्या निकालना है, ओहो ये K1 बाय K2 है, क्या है ये K1 बाय K2 है, तो डिवाइडेड बाय हो जाएगा क्या, K1 की वैल्यू क्या हो जाएगी, ये K1 बाय K2 है, K2 की वैल्यू क्या हो जाएगी, K1 बाय 380 डिवाइडेड बाय हो जाएगा 380 डिवाइडेड बाय 380 डिवाइडेड बाय 380। आइए इस वैल्यू को लिखते हैं। देखिए मैं इस वैल्यू को क्या लिख सकता हूं, मुझे इंटू 10 टू द पावर -6 में चाहिए, तो ये हो जाएगा 6360 अपॉन 380 इंटू 10 टू द पावर -6 के बराबर। एक बार फिर से कैलकुलेटर का यूज किया जाए और मैं कहूंगा 6360 डिवाइडेड बाय 380 या 385 के आसपास ये वैल्यू, यानी कि वो 385 के आसपास होता है। वैसे 16.7 के बारे में ये हो जाएगा 6360 डिवाइडेड बाय 385 के बराबर। हाँ बिल्कुल, लगभग ये वैल्यू अप्रोक्सीमेटली 16.5 यानी कि अप्रोक्सीमेटली 16 इंटू 10 की पावर -6 के बराबर आ रहा है, यानी कि ये 3.8 नहीं शायद 3.9 के आसपास रहा होगा। ठीक है, तो हमने वैसे भी अप्रोक्सीमेट आंसर लिखा है, तो कितना आ जाएगा 16 इंटू 10 टू द पावर -6, और हेंस x की वैल्यू कितनी आ जाएगी बेटा, x की वैल्यू आ जाएगी लगभग अप्रोक्सीमेटली 16 के बराबर। कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर 4, दैट इज 16 विल बी एब्सोल्युटली करेक्ट आंसर। तो चलिए अगला सवाल देखते हैं, करते हैं। ड्यूरिंग द न्यूक्लियर एक्सप्लोजन वन ऑफ द प्रोडक्ट इज स्ट्रॉन्शियम 90 विद हाफ लाइफ ऑफ 6.93 years. If 1 microgram of strontium was absorbed in the bones of newly born in place of calcium, how much time in years is required to reduce it by 90% if not lost metabolically? बोल रहा है कि T90 हमें पता है ये आपका 3.3 टाइम्स T हाफ होता है, आपसे यही पूछा गया है इन सिंपल लैंग्वेज 3.3, और आपको हाफ लाइफ भी बताई गई है कितनी है, ये बेटा आपकी 6.93 के बराबर, ये आपकी 6.93 ईयर्स के बराबर। तो इतना बेटा समय तो आपको लगना ही वाला है, इतना समय आपको लगेगा ही लगेगा। अब जब कर ही रहे हैं कैलकुलेटर का यूज, तो अच्छे से यूज किया जाए। हम बोलेंगे कि 3.3 मल्टीप्लाइड बाय 6.93 के बराबर, एंड इट विल बी इक्वल्स टू 22.8, यानी कि 20 अप्रोक्सीमेटली ये आंसर 23 ईयर्स के बराबर आ जाएगा, विल बी इक्वल्स टू 23 ईयर्स। कौन सा ऑप्शन है, फर्स्ट ऑप्शन विल बी एब्सोल्युटली करेक्ट आंसर। बात समझ में आती है? ठीक है, आप एक चीज याद रखिएगा, जो आपकी ऐसा कहीं पे लिखा नहीं गया है कि ये एक फर्स्ट ऑर्डर की रिएक्शन है, बट क्योंकि ये बोला गया है कि ये एक न्यूक्लियर एक्सप्लोजन हुआ है, एक न्यूक्लियर एक्सप्लोजन हुआ है, तो इसका मतलब ये क्या हुआ होगा, ये फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स को ही फॉलो कर रहा होगा। ये क्या है, ये एक फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स है, याद रखिएगा इस चीज को। ठीक, तो आइए फाइनली हम पहुंचते हैं अपने आखिरी सवाल पे। सवाल क्या है, अ रेडियो एक्टिव एलिमेंट हैज अ हाफ लाइफ ऑफ 200 डेज। देखिए कि जब भी आपके पास ये रेडियो एक्टिविटी आए तो फिर से समझ जाइए कि ये क्या है, ये एक फर्स्ट ऑर्डर की रिएक्शन है। रेडियो एक्टिव एलिमेंट है, उसकी हाफ लाइफ 200 दिन की है। द परसेंटेज ऑफ ओरिजिनल एक्टिविटी रिमेनिंग आफ्टर 83 डेज इज, अरे 83 डेज,
देखिए इसकी मैं आपको दो फॉर्मूले वैसे बता सकता हूं। देखिए इसका एक काफी इंटरेस्टिंग सा फॉर्मूला होता है कि तो कितना परसेंटेज बचा है, ये फॉर्मूला होता है n/n0, यही है, ये होता है आपका हाफ इंटू t/t हाफ के बराबर। तो एक बार मैं आपको इस फॉर्मूले से बता देता हूँ, एक बार मैं आपको वैसे ही बता दूंगा। ये हो जाएगा, देखिए हाफ की पावर कितनी, ये हो जाएगी हाफ की पावर t/t हाफ। t कितना है, t है आपके पास कितना 83, ये आपके पास 83 डिवाइडेड बाय 200। तो ऐसे में तो कॉम्प्लिकेटेड आंसर आ रहा है, कितना आ रहा है, ये आ रहा है हाफ की पावर दिस मच। तो ये तो काफी कॉम्प्लिकेटेड है, फिर आप मल्टीप्लाइड बाय 100 करेंगे तो ये करेक्ट आंसर आ रहा है। ये वैसे करेक्ट आंसर है, मल्टीप्लाइड बाय 100 कर देंगे। लेकिन एक और तरीका देख लेते हैं, एग्जाम से देख के सबसे पहले यही फॉर्मूला दिमाग में आता है। खैर एनीवे हम कुछ और तरीका भी देखते हैं। द परसेंटेज ऑफ ओरिजिनल एक्टिविटी रिमेनिंग आफ्टर 83 डेज इज। तो ठीक है, इसमें हम बस परसेंटेज ही तो निकालना है। तो ये क्या हो जाएगा, मैं बोलूंगा कि देखिए आपकी जो KT की वैल्यू हो जाएगी, ये हो जाएगी KT इज इक्वल्स टू 2.303 लॉग ऑफ A0/A। यही तो होगा फॉर्मूला, ठीक है। K की वैल्यू हो जाएगी आपकी 0.693 अपॉन टी हाफ। टी हाफ की वैल्यू है बेटा 200, और टाइम की वैल्यू कितनी है, टाइम की वैल्यू मेरे पास 83 है, और ये हो जाएगा मेरे पास 2.3 इंटू लॉग A0/A। तो यही तो पूछा है कि द परसेंटेज ऑफ ओरिजिनल एक्टिविटी रिमेनिंग। मैं एक काम करूं, लॉग A0/A ही तो मेरी ओरिजिनल एक्टिविटी आने वाली है, इस लॉग A0/A की वैल्यू मैं निकालने वाला हूं। एक बार log A0/A की वैल्यू निकाल लेते हैं, log A0/A की वैल्यू निकाल लेते हैं, कितनी आ जाएगी। फिर से हमारे कैलकुलेटर मास्टर को हमें प्रकट यहाँ पे करना पड़ेगा। देखिए ये आ गया कैलकुलेटर, और फिर क्या करेंगे, देखिए आ जाएगा आपका 0.693 मल्टीप्लाइड बाय 83 इज इक्वल्स टू इतना हो जाएगा, ये हो जाएगा डिवाइडेड बाय 200 इज इक्वल्स टू दिस मच, एंड डिवाइडेड बाय कितना 2.3 के बराबर। इट इज इक्वल्स टू 0.125, और ये शायद 1/8 होता है। 0.125 मतलब 1/8 कितना आ रहा है, ये आ रहा है बेटा 0.125, और ये होता है मेरा कितना 1/8 के बराबर। यानी कि log A0/A की वैल्यू कितनी आ रही है, ये आ रही है 1/8 के बराबर। मुझसे पूछा है कि द परसेंटेज ऑफ ओरिजिनल एक्टिविटी रिमेनिंग, यानी कि आपसे क्या पूछ रहा है, ये आपसे एक्चुअली में A/A0 इंटू 100 पूछ रहा है कि A/A0 इंटू 100 क्या होता है, यही आपकी ओरिजिनल एक्टिविटी है। तो देखिए मैं इसे क्या कर दूं, मैं इसे लिख दूं log A/A0 इज एक्चुअली इक्वल्स टू 8 के बराबर। ये कितना आ जाएगा, ये एक्चुअली आपके 8 के बराबर आना चाहिए। बहुत बड़ी वैल्यू आ रही है, बहुत बड़ी वैल्यू आ रही है। देखिए एंटीलॉग मेरे पास 0.185 का भी है, ये इतनी बड़ी वैल्यू वैसे तो नहीं आनी चाहिए। चलिए एक काम करते हैं, जब मेरे पास आंसर है ही तो क्यों ना ऐसे लिखा जाए कि देखिए A0/A की वैल्यू एंटीलॉग 1/8, एंटीलॉग ये दे रखा है आपको कितना, ये होता है 1.3 के आसपास ही है, यह 1.33 के आसपास है। तो इसका मतलब जो आपकी A की वैल्यू है ये आपकी A0/1.33 के बराबर है। सही बात है, सही बात है। तो यानी कि A की जगह मैं क्या लिखूंगा, A0/1.33 इंटू A0, और ये हो जाएगा इंटू 100 के बराबर। यानी कि जो मेरा आंसर आ रहा है वो कितना आ रहा है, वो आ रहा है मेरा 100/1.33। 100/1.33 कितना आएगा भाई, 100/1.33 75 के आसपास आना चाहिए। 100 डिवाइडेड बाय 1.33 कितना आ जाएगा, यस एग्जैक्टली ये आ जाएगा आपका 75% के बराबर, विल बी इक्वल्स टू 75% ओनली। कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सेकंड विल बी एब्सोल्युटली करेक्ट आंसर। इसी क्वेश्चन के साथ हमारे केमिकल काइनेटिक्स के सारे सवाल होते हैं जेईई मेंस के सारे खत्म। बेटे क्वेश्चंस करते समय मुझे ये रियलाइजेशन तो हो चुका है कि कैलकुलेशन कैन बी टफ। केमिकल काइनेटिक्स में कैलकुलेशन शायद, क्योंकि कॉन्सेप्चुअली चैप्टर बहुत ज्यादा स्ट्रांग नहीं है, जैसे थर्मोडायनेमिक्स और इक्विलिब्रियम होता है, कॉन्सेप्चुअली इतना स्ट्रांग चैप्टर नहीं है, तो एग्जामिनर आपको वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस में फंसा सकता है। इसीलिए हमने वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस भी टैकल किए हैं। फटाफट से कमेंट सेक्शन में बता दीजिए कितना कितना स्कोर कर रहे हो भाई, एंड आई एम होपिंग आपको इसमें कैलकुलेशन में अगर जितना भी टाइम लगा होगा तो आप 45 में से 40 किस किस बच्चों ने किए, मुझे फटाफट से कमेंट सेक्शन में बताओ, और कंपटीशन को ऐसे ही हेल्दी एनवायरनमेंट में पनपने दो। कंपटीशन यहाँ पे होना ही चाहिए, है ना। ठीक है, चलिए ठीक है, फिर इसी के साथ फटाफट से कमेंट कर दीजिए, बता दीजिए कैसा लगा आपको वीडियो। आंसर्स तो कमेंट करने ही है, लाइक शेयर सब्सक्राइब तो बिल्कुल दबा के कर दो, ठीक है। थैंक यू वेरी मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।